हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ वापस से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो हम लोग देखने वाले हैं और ये आपका साइंस का सीरीज होने वाला है। तो आज हम लोग प्रकाश पर बात करेंगे, ठीक है। प्रकाश से जो भी क्वेश्चन बनते हैं यानी लाइट को हम लोग कवर करेंगे, है ना। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिस लेवल के सभी को कंप्लीट करेंगे। और आपका साइंस का वेटेज हर जगह होता है, तो ये फिजिक्स का आपका लाइट वाला चैप्टर है और रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें से 25 क्वेश्चंस जो है रेलवे में पूछा जाएगा। तो 25 क्वेश्चन का मतलब आप समझ ही रहे हैं कितना ज़्यादा अमाउंट होता है। तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटे बड़े सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे आप देख ही सकते हैं ना, एसएससी और आरआरबी, यूपीएससी, पीसीएस में सभी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, आमतौर पर लगेगा ही। तो उससे आप भयभीत ना हो, है ना। और आराम से वीडियो को एंड तक देखिए। और यदि आप सीरियस हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत हम लोग बातचीत करते हुए यहाँ 14 से नहीं, उसमें 1 से शुरू होगा, अभी लास्ट में उधर पीडीएफ होगा तो उसका हम लोग ले लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ही हम लोगों का क्या था, उसको मैंने पहले पढ़ दे रहा हूँ। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है और सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो यानी कि सूर्य जो उत्सर्जन है यानी प्रति सेकंड उसका जो ऊर्जा निकल रहा है जूल में 4 × 10⁻26 जूल, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जूल जो है 3 चीज़ों का ताप और कार्य और ऊर्जा का इकाई होता है, ठीक है ना। मात्रक होता है। तो इतना जूल प्रति सेकंड ऊर्जा का मतलब उत्सर्जन हो रहा है, तो उसमें किस दर से द्रव्यमान में कमी आ रही है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखिए, 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकेंड, यानी कि 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड, या क्विंटल के हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे तो 3 जीरो वहीं से डिवाइड कर लीजिए, है ना। तब भी क्या हो जाएगा, 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 40 लाख क्विंटल पर सेकंड में वो घट रहा है। तो अब देखिए, मैं जानबूझ के इससे बात किया हूँ जिससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको आपको थोड़ा मेमोराइज करना आवश्यक था। तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है और ऊर्जा कितना निकाल रहा है, 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से। सूर्य की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था रोमर ने, ठीक है। तो आपका रोमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के बारे में जानते ही हैं हम लोग सब लोग। तो न्यूटन का गति विषयक 3 नियम है जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं ना। पहला नियम क्या होता है, पहला गैलीलियो का जड़त्व नियम और न्यूटन का प्रथम नियम दोनों सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो जिसे हम कहते हैं कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहती है, जड़त्व का नियम हम कह लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो है दूसरा न्यूटन का जो है, बहुत लोग दूसरे में जब बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो उसका होता है F = ma, है ना। अब इसको परिभाषित किया जाए तो इससे देखिए सवाल भी आ रहे हैं रेलवे में, तो स्पेशली आ ही रहे हैं और इसमें भी सवाल वगैरह हम लोग देखते चलेंगे, कवर कर लेंगे। तो क्या होता है, इसको हम लोग कैसे, साइंस बड़ा ईजी है, कैसे देखिए। हम कहेंगे किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी कि ये फोर्स लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान, तथा उसके उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है क्या, फोर्स। तो ये हमारा न्यूटन का गति विषयक सेकेंड रूल हो जाएगा। और तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, सभी जानते हैं ना। या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी हम कह लेते हैं, जैसे रॉकेट वगैरह प्रक्षेपित किया जाता है, तो इसका रूल तीसरे का ही काम करता है। तो गैलीलियो का आप बाकी जानते हैं, दूरबीन की खोज की थी, मतलब खोज नहीं आविष्कार कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा इसको और ड्रैग कर लिया जाए, थोड़ा अच्छा लगे। हाँ, ये कलर क्या हो जा रहा है भाई इसका, अच्छा ये जाम हो जा रहा है। हाँ, तो क्या था,
प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा क्या होता है? निर्वात में होता है ना? कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? निर्वात में ही होता है। और बस आगे हम लोग क्या, जितना ज़्यादा मतलब उसमें सांद्रता बढ़ती जाएगी किसी भी वस्तु की, तो उतना ही कम उसका तापमान होता जाएगा। अब क्या है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। देखिए, माध्यम में जब तापमान की वृद्धि होती है तो उसमें उसी के साथ साथ जो प्रकाश है, लाइट, और उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो फटाफट हम लोग डायरेक्ट ही आंसर देखते चलेंगे। तो देखिए, प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो चेंजेस। लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तापमान कम और ज़्यादा होने पे ध्वनि में परिवर्तन होता ही होता है। ठीक है, और ध्वनि यहाँ पे फिलहाल साउंड का कोई आज चैप्टर नहीं, आज लाइट है तो हम लोग लाइट पे ही बात करेंगे। चलिए, नहीं तो अभी हम लोग उधर थोड़ा टाइम कंज्यूम करने लगेंगे। हाँ, कह रहा है जल, कांच व हीरो में प्रकाश की चाल। तो देखिए, प्रकाश की चाल जितना ज़्यादा, मैंने कहा, सांद्रता बढ़ता जाएगा उसकी चाल कम होती जाएगी। तो सबसे बेहतर वो चलेगा किसमें? जल में। तो देखिए, ये आरोही अवरोही में लगा हुआ है। उसके बाद कांच में, और सबसे ज़्यादा हीरे में। तो हीरे में आप जानते हैं एकदम से क्या होने लगता है, उसमें पूर्णांतरिक परावर्तन होने लगता है। चंद्रमा चंद्रमा से प्रकाश तक अपने चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश, ये देखिए गलत करवाने की पूरी प्लानिंग में है। वो चाह रहा है कि आप फटाक से 8 मिनट लगभग लगा लें, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश आता है वो 8 मिनट लगाता है, और ये बोल रहा है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश में, तो ये 8 सेकेंड है। सेकेंड और मिनट में अंतर है, ध्यान देंगे। ओ सॉरी, 1 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 सेकेंड होता है। वो 8 के चक्कर में, फ्लो में 1 सेकेंड में ही चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आ जाता है, और सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और चाल तो आपको पता ही है, निर्वात में प्रकाश का चाल, तो उसमें कोई वो है नहीं, इसको कोई। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो ये बात हो ही गई है। प्रकाश का वेग अभी हम लोग बात किए थे, 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। ओह, मीटर है, मैं मीटर बोल रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ये कंफ्यूज करने, इसमें क्या होता है, जब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो तब भी आपसे गलत करा लेता है। जैसे देख लीजिए, मैं खुद ही यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा आगे होगा ही नहीं। तो देखिए, आगे ये भी है, मीटर भी दे रखा है, किलोमीटर सब दे रखा है। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड ही आंसर करेंगे आप। पता होने के बाद भी गलती कराता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य का, देखिए, जब सूर्य ग्रहण हो जाता है तो उसका कोरोना वाला भाग, यानी किरीट, जो किनारे किनारे वाला होता है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है ना, और ये ग्रहण हो गया, मतलब इतना छिप गया, लेकिन फिर भी ये वाला हिस्सा हल्का हल्का हमें दिखता है, आभा मंडल जिसे हम कहते हैं एक्चुअली। तो वो होता क्या है, उसे हम कोरोना कहते हैं, या किरीट। अब आप, कोरोना वायरस जो है एक इसी के नाम पे लिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय हो सकता है या होता है, तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 460 सेकेंड, है ना? कितना? 460 सेकेंड, ये याद रखेंगे। पूरा इतना समय तक सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण, देखिए आ ही गया, सूर्य ग्रहण तब होता है। देखिए, इसका मैं सीधा, फिलहाल मैं अगर डायरेक्ट आंसर करूं तो जो सूर्य ग्रहण होगा जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा। अब इसको आपको याद कैसे रखना है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कोई इशू नहीं है। देखिए, सीधी सी बात, आप हैं पृथ्वी पर, ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी से जो आपको ना दिखे, या पृथ्वी से आप महसूस कर पाए कि भाई उसके पास लाइट नहीं गई, तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, वो उसी का ग्रहण है। और पृथ्वी ग्रहण नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे सूरज है ना, सूरज, और ये चंद्रमा आया बीच में, तो हमें क्या है, हमें, हमारे पास लाइट नहीं आ रही है, ये चंद्रमा है, और ये अर्थ है, और ये सन तो ही है। तो इसमें क्या है, हमारे पास लाइट नहीं आई, तो हम लोग क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण हो गया, क्योंकि हमसे सूर्य नहीं दिख रहा है, तो सूर्य ग्रहण हो गया। तो इसमें क्या है, बीच में चंद्रमा आएगा, और यही चीज़ चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी बीच में आ जाएगी, है। तो पृथ्वी बीच में आएगी तो क्या होगा, यहाँ सूरज है, यहाँ चंद्रमा है, और बीच में पृथ्वी आ गई, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, उस समय क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण, क्योंकि यहाँ से लाइट आई तो, लेकिन इस पे नहीं गई, तो हम लोग यहीं से देखेंगे भाई तुम्हारा ग्रहण हो गया।
क्या हो गया, इसका ग्रहण हो गया। तो हमसे हमसे जो ना दिखे, तो हमसे जब लाइट इस पे नहीं पड़ेगी चंद्रमा पे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें पता है प्रकाश का परावर्तन होने के बाद ही हमें कोई भी वस्तु दिखती है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे चंद्र ग्रहण होगा जब पृथ्वी बीच में आ जाए। तो बस आज के बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे, है ना। और देखिए वीडियो का सीधा एक ही उद्देश्य है, आप इसको बस देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि टाइम तो लगना है। ठीक ठाक क्वेश्चन का अमाउंट भी है और बहुत बेहतरीन कलेक्शन है। अब इसमें क्या है, मैं आपको सिर्फ आपको देखना है, बाकी याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है ना। कैसे आपको याद करना है, कुछ नहीं करना है कि आपको क्या याद करना है कि याद रखना पड़ेगा, नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको याद रखवा दूंगा कैसे भी करके, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होगा, और जो इधर उधर जो है लॉजिक लगाने की बात है जैसे अभी इसमें था, तो हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए चंद्र घटित होता है, अच्छा वो वाला सिचुएशन है नहीं। तो जब देखिए चंद्र ग्रहण हमें बड़ा ध्यान ध्यान से समझना पड़ता है कि इसमें क्या होता है ना, जो मतलब गांव वाला जो सिचुएशन या हम कहते हैं नक्षत्र वगैरह बताते हैं कि पूर्णिमा है या अमावस्या है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या या प्रतिपदा में है ना, ये याद रख लीजिए। ठीक, इसमें तो कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए चंद्र जिसमें र र र है तो उसमें पूर्णिमा होगा, र र, है ना। तो बस याद कर लीजिए, बाकी अमावस्या या प्रतिपदा सीधी सी बात सूर्य ही रहेगा। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो सीधी सी बात है उसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो जो भी आंसर हो, हाँ यही है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, चाहे सिक्का पानी में पड़ा हो या पैर आप पानी में डाल रखे हो, पेंसिल डाल रखे हो, मछली आपको दिख रही हो ज़्यादा ऊपर, कोई भी वस्तु रखी जहाँ हो वहाँ से लगता है थोड़ा ऊपर आके दिख रही है, तो वो एक ही कारण होता है। क्या होता है, कारण क्या होता है, अपवर्तन। हमेशा याद रख लीजिए, अपवर्तन की वजह से पेंसिल टेढ़ा दिखेगा, पैर भी टेढ़ा या छोटा दिखेगा, वो टेढ़ा ही दिखता है। पानी में कोई वस्तु रखी है तो लगता है बड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर है ना। स्विमिंग पूल में भी आपको लगेगा कि ज़्यादा गहराई नहीं है ना। तो क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन, बस सदा के लिए याद रख लीजिए। परिक्षेपण और परावर्तन विवर्तन में, चलिए मैं बता दूँ परावर्तन क्या होता है। सीधी सी बात है, कोई भी मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ है तो यहाँ से कोई प्रकाश आई और यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, या ये अभिलंब है तो ये आई और इधर चली गई, तो ये होता है परावर्तन, ठीक है। और अपवर्तन में क्या है, इधर आई और क्रॉस तो किया, लेकिन या तो अभिलंब की तरफ मुड़ता है या इधर। और मैं आपको आज यही क्लियर करा दूँ। देखिए परावर्तन में मतलब क्या होता है, कोई भी प्रकाश आएगी और सीधा वहीं से रास्ता थोड़ा सा बदलते हुए लेकिन पूरा प्रकाश लौट जाएगा उसी दिशा में, है ना। ये मान लीजिए यहाँ पे बैरिकेटिंग है, लेकिन ये प्रकाश आई और यहाँ से चली गई लौट के, या उसी दिशा में या मुड़ती है, जो जो भी हो, लेकिन लौट जाती है सतह पे, चिकने सतह पे या किसी सतह पे टकरा के लौट जाती है, तो ये होता है परावर्तन। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपवर्तन की, तो अपवर्तन कुछ नहीं, मान लीजिए भागते भागते आप जा रहे हो और आपसे कोई अचानक से मतलब कुछ रोक ले या कोई हाथ लगा दे, तो आप गिर पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि आप अपवर्तित हो जाते हैं, ये समझने के लिए, ठीक है। तो उसके कहने का तात्पर्य मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अब यहाँ पे हम समझेंगे, ये अभिलंब यहाँ से रखेंगे, ये अक्ष है, कोई भी प्रकाश यहाँ से आई, ये आ रही है, और ये नहीं कि रास्ता उधर से उधर चली गई, नहीं जाएगी, क्या होगा, इधर ही आ जाएगी उसी रास्ते में, थोड़ी बहुत इधर उधर विचलित होगी माध्यम के अनुसार, ठीक है। तो वो होता है अपवर्तन या हाँ अपवर्तन, या नहीं होगा यहाँ पे, तो उसी रास्ते में ही है लेकिन थोड़ी बहुत या तो इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, ठीक है। तो इसे हम अपवर्तन कहते हैं। विवर्तन मतलब फैल जाना, बिखर जाना, विवर्तन, है ना। या प्रकीर्णन आमतौर पे हम कह सकते हैं, जिसमें आकाश का रंग नीला वगैरह दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव, ये सारी चीज़ें होती हैं, आगे मिलेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो है अमाउंट भी ठीक ठाक है तो मिलेगा। वाइट क्यों हो जा रहा है भाई बीच बीच में, चलिए आगे देखते हैं। पानी में लटका कर पैर, ये ठीक है, आप जानते हैं, अभी बात हो गई है, पैर मुड़ा हुआ दिखता है, सीधी सी बात है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आगे बढ़िए, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी जो होती है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जो
और पहले डीवीडी वगैरह में चलाई जाती थी। सीडी के प्रकाश में देखी जा सकती है, क्या प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्र धनुष के समान रंग दिखाई देता है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? तो क्या होता है इसमें, जब कोई सीडी मतलब ऐसा गोल सा आप देखे होंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है, तो जब भी उसको प्रकाश में लाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है रंगीन दिखती है हमें, है ना। तो उसमें कुछ नहीं होता है, परावर्तन और विवर्तन की परिघटनाएं होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है एक्चुअली, है ना। तो उसमें क्या होता है, प्रकाश हमें कई सारे रंग दिखाई देने लगते हैं। ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अभी आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे, ये ऑप्शन पढ़ेंगे, ये ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। और देखिए ये यूपीएससी में पूछा हुआ, आईएएस 2000 में, तो इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। परावर्तन एवं विवर्तन की घटना परिघटना के आधार पर, है ना। पहली बात, प्रकाश रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, थोड़ी बहुत इधर उधर डाइवर्ट भी हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमें रंगीन दिखाई देने लगती है ना, इंद्रधनुष के अनुसार, है ना, जिसमें 7 रंग होते हैं। तो ये हम लोग जानते ही हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर, सीधी सी बात है, इसको मत पढ़िए, आप जानते हैं मछली ऊपर उठी दिखेगी तो अपवर्तन से हो गया। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर वस्तु की अपनी सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर दिखाई देती है। सेम वही बात, ये एक ही आंसर क्या है, अपवर्तन। बस ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें पानी से कुछ ऊपर हुआ या टेढ़ा हुआ दिखे तो बस समझ जाइए कि भैया क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। क्योंकि सीधी सी बात है, ये प्रकाश आएगी और मान लीजिए ये जल है ना, तो इसमें थोड़ा सा इधर उधर होगा तो ये क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा या ऊपर उठा हुआ दिखेगा, तो ये सब अपवर्तन की वजह से होगा। क्योंकि प्रकाश पानी में तो जाती है, ऐसा तो नहीं कि पानी प्रकाश आई और पानी से पूरा का पूरा प्रकाश लौट गया ऊपर, नहीं होता है ना, पानी भी तो दिखती है, इसीलिए हमें नीला भी दिखाई देता है ना, पानी के अंदर प्रकाश जाती है इसीलिए। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखती है, बस मत पढ़िए, क्या है, सॉरी अपवर्तन ही है, यूपीपीएससी में पूछा गया था, है ना। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, हाँ ये क्वेश्चन है, बढ़िया है। अब हमें ध्यान देना है, अभी इसको भी मैं आज आपको अब कंप्लीट याद करा दूंगा कि कैसे हमें याद करना है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से यानी हवा से पानी में जाए या पानी से कांच में जाए या हवा से कांच में जाए, तो सघन जो होता है मतलब गाढ़ा जो भी हो, तो विरल से सघन में जाएगी तो क्या होता है एक्चुअली वहाँ पे, है ना। ये देखिए प्रकाश का, अभी हम लोग परावर्तन और अपवर्तन से क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये अपवर्तन वाला पार्ट है ना जी, इसमें अपवर्तन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये है आपका अक्ष और ये अभिलंब, प्रकाश इधर से आई और ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, थोड़ा इधर की ओर। देखिए मैं थोड़ी देर पहले भी बनाया था पानी में, मान लीजिए पानी में है तो अभिलंब की ओर, ये पानी है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी ये है अभिलंब ये वाला, तो इधर झुकेगा, किधर, इधर की ओर, क्लियर। तो अभिलंब की ओर झुकेगा कौन, प्रकाश। और क्यों, क्योंकि ये वायु से यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया है। तो अब सघन विरल एक दूसरे से हो सकते हैं, सापेक्ष में देखना होगा कौन किससे ज़्यादा गाढ़ा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैं आपको इसको समझाए देता हूँ। देखिए मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप जो है सिर्फ इसका जो भी स्टेटमेंट है पढ़ के आप रट लें, नहीं, आप समझते चलिए और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। समझने के बाद जो है चीज़ें कुछ समय तक जो है आप भूल गए तब भी आप कर पाते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ, मान लीजिए ये सॉरी, ये तो मैं बना नहीं पाया था, गड़बड़ कर दिया था। ये देखिए मान लीजिए क्या है, एक सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो जब विरल माध्यम होगा, अभी वही हम लोग देख रहे थे, तो जब सघन से विरल में जा रही थी प्रकाश तो क्या हो रहा था, सॉरी विरल से सघन में जा रही थी तो अभिलंब की ओर मुड़ रही थी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी किधर जाएगी, अक्ष की ओर जाएगी, तो ये इधर, है ना। और आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये 45 क्रॉस कर जाती, इधर आ जाता है, तब हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्लियर। तो अब यही बात हमें कहना है, क्या कहेंगे हम लोग, कि भाई साहब घने माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। देखिए ऑप्शन कोई हो, ये है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर
जाती है। लेकिन हमें क्रांति कोण वगैरह भी ध्यान देना है, क्योंकि अभी और भी ऑप्शन है बड़े बड़े। देखिए यहाँ क्रांति कोण लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो अब अभी और भी बचा हुआ है, क्योंकि क्रांति कोण हम बताए थे 45 के ऊपर जब जाते हैं तो क्रांतिक होता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम, हाँ ठीक है, की ओर यहाँ तक तो ठीक है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, अब ये जाके सही हुआ। आपतन कोण जो होगा क्रांति कोण से अधिक हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। सिर्फ इतना नहीं, ये तो हमें पता है कि अविलंब से दूर हटेगी, क्योंकि क्रांति कोण का सिचुएशन हमें लेना ही होगा। तो ये भी क्रांति कोण था, लेकिन यहाँ पे सघन मिलन, सघन और विरल का इधर उधर मिसमैच हो गया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना होगा, और आपतन कोण जो होगा क्रांति कोण से क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा, है ना। 45 से ऊपर जाने लगेगा तो सीधी सी बात है, कम होना शुरू हो जाएगा, और मुड़ा हुआ प्रकाश तो आपतन कोण बढ़ने लगेगा बस। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो ये क्वेश्चन जो है कई बार बनता है अलग अलग तरीके से। अभी इस बार दूसरे तरीके से बन रहा है, अगली बार दूसरे तरीके से रहेगा, इंद्रधनुष से ही, है ना। तो क्या करें इंद्रधनुष से, और इधर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो सीधी सी बात भैया, अपवर्तन भी होता है परावर्तन भी होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, क्या होता है अपवर्तन भी और परावर्तन भी। और जब इंद्रधनुष हम कहेंगे कि जब फॉग वगैरह जब वहाँ पे बूंदे होती हैं, तो वहाँ पे प्रकीर्णन भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो ऑप्शन आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे क्या। मृगमरीचिका, सीधी सी बात है, वही परावर्तन वाली ही बात है। मृगमरीचिका यानी कि जो आप रेगिस्तान वाले में पेड़ उल्टा दिखना, या पानी कम महसूस होना कि पानी है, वो मृगमरीचिका है। धोखा होना, रोड पे आप जा रहे हो तो लगता है कि रोड मृगमरीचिका है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होता है, हीरे का चमकना, मरीचिका बनना, है ना। तो ये सब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होता है। आगे बढ़ते हैं भैया। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए, अन्वेषण मतलब हमें उन्हें क्या करना है, जांच कराना है। तो प्रयुक्त जो टेक्निक होता है एंडोस्कोपी, ये किस पर आधारित होता है, एंडोस्कोपी की जो घटना होती है वो किस पे होता है, तो वो भी सीधी सी बात है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है ना। एंडोस्कोपी जो पेट के अंदर कोई भी चीज़। अच्छा, अभी इसी बात पे थोड़ा सा मुझे याद आ गया, अभी 1-2 दिन के आसपास से अभी न्यूज़ में है कि कोई कैदी जो है, छोटा वाला फ़ोन निगल गया है, तो एक्सरे में पाया गया है। अब देखिए क्या कैसे निकालता है, क्या करता है, ऑपरेशन होगा या निकाल पाएगा, कुछ ऐसा ट्राई कर रहा है। तो बहुत कुछ होता है भाई। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे भी लगता है, किसमें, पेट के जो भी आंतरिक अंग होते हैं शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो भी आपके हैं आंतरिक अंग के अंदर कुल मिला के। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखेगा, अभी वही बात हम लोग बार बार कर रहे थे कि जब उठा हुआ या कुछ ऐसा प्रतीत होने लगे तो आप कहेंगे कुछ नहीं, बस एक ही आंसर, अपवर्तन। व्यतिकरण में बता दिया हूँ, नहीं व्यतिकरण नहीं बताया, परावर्तन और अपवर्तन आप जानते हैं। व्यतिकरण का मतलब एक तरीके से फैलाव होना। व्यतिकरण का ही एग्जाम्पल हम कह सकते हैं टिंडल प्रभाव होता है, ठीक है। और टिंडल प्रभाव क्या है ये आप बाद में बताऊंगा। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, यदि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो तो सकता है, लेकिन कब, सिचुएशन हम लोग जानते थे कि कब होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में हमें जाना है ना। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे सरल से विरल में जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गए, सारे के सारे गलत हो गए, हमें सघन से विरल की ओर जाना है। तो करेक्ट आंसर इज द सी, कांच से वायु की ओर। और कांच से वायु की ओर ही बनता है, क्योंकि ये ज़्यादा सघन से हमें ज़्यादा विरल चाहिए, ये नहीं कि पानी से आप लगे आंतरिक परावर्तन करवाने, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। चटका हुआ कांच, चटकीला हमें दिखता है, तो उसका भी एक ही वही है, परावर्तन ही होता है, आंतरिक परावर्तन, क्योंकि कांच जो है कांच ही है। लेकिन जो अब इससे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि चटका हुआ कांच हमें चमकदार दिखाई देता है क्यों, तो ऑप्शन ये भी आ जाता है कि उसमें वायु भर जाता है, समझ रहे ना। अब वायु भरने से क्या कॉन्सेप्ट है भाई, जब वायु भर जाएगा तो विरल माध्यम बन जाएगा अंदर, है ना, कांच के अंदर, और विरल माध्यम बन जाएगा तो सघन से विरल में जाएगा तो ज़्यादा आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण का मान बढ़ जाएगा।
तो वहाँ पे चमकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बोर नहीं होंगे। ठीक है, बोर होने का क्या मतलब, अगर आप सीखने की कोशिश में होंगे कि कुछ सीख लिया जाए, तो बोर होने का कोई मतलब नहीं। टाइम ऐसे भी आमतौर पे आप लोग ऑफलाइन वगैरह में तो हर टाइम बैठे ही रहते हैं ना। और मैं क्या कर रहा था, हाँ, अब इसके बाद जो है ना बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कभी भी आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। और ये आप देख पा रहे हैं कि छोटे और बड़े सभी लेवल के लिए है, यूपीएससी के लिए भी है और यही छोटे एग्जाम के लिए भी है। तो कोई ऐसा नहीं है कि यार आपके यूज़फुल नहीं है। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, अब देखिए वही इंद्रधनुष वाला आ गया, अभी थोड़ी देर पहले था इंद्रधनुष, परावर्तन अपवर्तन, अब फिर से आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हमें बताना है वो ऑप्शन हम देखेंगे तब बताएंगे। क्या कह रहा था, वायुमंडल में बूंदों पर गिरने पर अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। अब यहाँ पे देखिए बूंदों वाली बात है, तो अब ये परावर्तन नहीं होता है, बूंदों पर गिरेगा तो अपवर्तन ही होगा। वायुमंडल बूंदों पर अपवर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है, नहीं विकर्णित नहीं होना है। इसका करेक्ट आंसर पहला ही है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों को गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। तो अपवर्तन और परावर्तन ही होता है, ये हम लोग पहले ही सिर्फ पढ़े थे। तो यहाँ पे बूंदों का हमें कॉन्सेप्ट देना है ऑप्शन के अनुसार। आगे कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो सभी जानते हैं यार इसमें क्या है ना। कितना होता है ये ऑप्शन, तो चलिए मैं इस बार बता दे रहा हूँ, शायद अब आगे मैं पूछ लूँगा कभी। 7 रंग होते हैं, हम लोग जानते हैं ना। क्या होता है बिबग्योर, अंग्रेजी वाले लोग बिबग्योर बताते हैं, और हम लोग जैसे लोग क्या करते हैं, हम तो क्या क्या कह लेते हैं, बेजिनिया पीनाला। देखिए मैं बताऊँ आपको, कुछ ऐसा पेज में बनता था हम लोग जब पढ़ते थे, है ना। तो 10th 9th स्टैंडर्ड में मिलता है। इधर श्वेत प्रकाश आ रही होती है, और एक ये जो लाल लाल मेरा सब देख ही रहे हैं, तो वो क्या है, सीधा चला गया। और बाकी जो है ऐसे ऐसे, अब मैं कलर नहीं चेंज करूँगा, ठीक है, ऐसे आपके बन जाते हैं। तो क्या होता है, बेजिनिया पिनाला, देखिए ऐसे जी नी नीहा, फिर उसके बाद पी, उसके बाद ऊपर जाएंगे ना, फिर ला, है ना, लास्ट में ऊपर ला। याद कर लीजिएगा, थोड़ा लिखने में समस्या हो रही क्योंकि ये थोड़ा माहौल वैसा है नहीं, पेन टैब नहीं चला रहा हूँ ना। देखिए बैंगनी, सबसे पहले हमें नीचे से हम देखेंगे तो बैंगनी, जामुनी, नीला, है ना, हरा, नारंगी, पीला और लाल, ये होता है बेजिनिया पिनाला, या विबग्योर लोग कह लेते हैं ना, विबग्योर, तो वो भी आप कह सकते हैं विबग्योर। तो ऊपर क्या है, रेड। अब ये सीधा सीधा इसलिए चला गया क्योंकि इसका जो है, इसके पास तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। इसके तरंग दैर्ध्य का जो पावर है 7800 एंगस्ट्रॉम है। मैं इसको नहीं पूरा मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा 7800 एंगस्ट्रॉम लाल का होता है। जो सबसे लास्ट में बैंगनी वाला है उसका बेचारे का 4000, या कहीं कहीं किताबों में आपको 4000 या 3900, इसका एग्जैक्ट डेटा है, एंगस्ट्रॉम पावर होता है। तो जो कम पावरफुल है भाई, वो क्या होगा, वो ज़्यादा लतिया दिया जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, मुड़ जाता है। देखिए मुड़ता है यानी कि परावर्तित हो जाता है, तो ये नीचे आता, फिर ऐसे ही ऊपर चले जाते हैं। तो लाल ज़्यादा पावरफुल होता है। क्या बात कर रहे थे हम लोग, पता नहीं कुछ, पता नहीं कौन से क्वेश्चन से थे हम लोग, यही देखते हैं। हाँ लेकिन ये आपको क्लियर हो गया होगा। संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। तो सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली जो प्रकाश होती है वो क्या करती है, परावर्तन कराती है भैया, आंतरिक को भी, पूर्ण आंतरिक, है ना, सीधी समग्र आंतरिक परावर्तन, एक ही बात को बार बार वो कह रहा है। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम किस तरीके से वो बातों को इधर उधर कर सकता है। देखिए ये लेवल जो है आपका यूपीएससी और बाकी एग्जाम के लिए आ गया, ऐसे ही आते हैं, होता वही सब है। कह रहा दूरदृष्टि दोष या दृष्टि क्या है, ये भी आप लोग एकेडमिक टाइम पे पढ़े होंगे, नहीं तो हम लोग चर्चा तो करेंगे ही, है ना। उस समय तो अगर ध्यान देते कि अच्छा इससे ही नौकरी मिली है तो अच्छे से पढ़ लेते, उस समय तो पास होने के लिए पढ़ते हैं, तो क्या होगा, है नहीं। तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। देखिए दूर दृष्टि दोष, ये दीर्घ दृष्टि दोष है ना, यानी कि हाइपर क्या होता है, एक मायोपिया होता है, एक हाइपर कुछ करके होता है, अभी देखिए हो सकता है। तो दूर दृष्टि दोष में इनमें उल्टा होता है, दूर में क्या होता है, दूर की वस्तु हमें दिखती है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु हमें दिखती है और निकट की हमें नहीं दिखती है, तो वो दूर दृष्टि दोष होता है, सीधी सी बात है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो हमें दिखेगी,
निकट गलत लिख रहा हूँ। निकट की वस्तु हमें दिखेगी निकट दृष्टि दोष में, लेकिन दूर की नहीं दिखेगी। तो ये बात इसकी ऐसी है, उसमें उल्टा हो जाता है। और इसमें इसको हम दूर कैसे करते हैं ये भी लगे हाथ याद करा लेते हैं, है ना। अच्छा, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन मैच कराने हैं। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे फिलहाल। क्या था हम लोग कह रहे थे, हाँ, दूर दृष्टि दोष अगर हमें दूर कराना है तो उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए, जिसमें हमें नज़दीक देखना हो, जैसे आप ऐसे नॉर्मली कुछ चीज़ों को आप ऐसे ही ध्यान दिया करें कि कोई व्यक्ति आज चश्मा लगाया हो तो डबल तरीके से लोग लगाते हैं। तो देखेंगे आप नीचे जो होता है ना, नीचे वाला जो चश्मा होता है, ये मान लीजिए एक शीशा है चश्मे का, ये वाला ऐसा होता है थोड़ा सा, यहाँ क्या होता है, यहाँ उत्तल लगा होता है, और ये वाला इतना फ्रेम जो होता है ऊपर अवतल होता है। ऊपर अवतल मतलब हमें दूर देखना है ऊपर वाले की वजह से। तो दूर देखना इसका मतलब हमें निकट दृष्टि दोष है। दूर देखने के लिए हमें निकट दृष्टि दोष है ना। तो इसलिए निकट दृष्टि दोष में हमें क्या लगाना होता है, अवतल, और क्या कह रहा था मैं, हाँ, दूर दृष्टि दोष में हमें लगाना होता है उत्तल। बहुत ज़्यादा बताने से आप हो गए हैं कंफ्यूज, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, उल्टा में याद रखना है। और जिसमें हमें दूर दृष्टि दोष हो तो उसमें दूर, तो ऐसा लग रहा है बहुत दूर की बात है, तो उसमें और उत्तल में ध्यान दे लीजिए, ये अवतल होता है। ठीक है, मेरा ये टारगेट आपको याद कराना, ठीक है। और एक होता है उत्तल। तो देखिए, जो है पहले आता है, और ऊ से ऐसा लग रहा है बड़ा दूर की बात है ना, बड़ी दूर की बात है उत्तल से। तो उत्तल में ऊ, तो आप कहेंगे दूर, है ना। तो दूर और ऊर एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में हमें उत्तल लगाना है। और देखना कहाँ है वो मैं थोड़ा सा चश्मे के माध्यम से बता दिया था कि नीचे वाले हिस्से में होता है। इसका मतलब हम पढ़ना होता है तभी तो नीचे उत्तल लगा होता है। क्या कह रहा था, इतना सारा खत्म कर लिए बात हम लोग, और अब देखते हैं। हाँ, ये है कि आपका पूरा ये खत्म हो गया। कोई व्यक्ति दूर वस्तु का स्पष्ट नहीं देख सकता है, दूर दृष्टि दोष में हमें क्या करना था, विचार करना था, और उसमें सही चुनना है। तो सही चुनने के लिए क्या, पहले गलत हो गया, दूर वाला तो देख लेगा साफ साफ। कह रहा कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख पाता। हाँ, ये वाला सही है, निकट वाले को नहीं देख पाता है क्योंकि उसको दूर दृष्टि दोष है। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। हाँ, ये ध्यान देंगे हम। आँख का निकट बिंदु जो होता है सामान्य से दूर हटने लगता है, इसलिए हमें क्या होने लगता है, दूर दृष्टि दोष। इसी से हमें याद रखना होता है। आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर नहीं, ये तो गलत हो गया ना। तो सिर्फ दूसरा और तीसरा जो भी ऑप्शन हो वो आप ले लेंगे। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, यौगिक मतलब कई सारे मिले होंगे, तो सीधी सी बात है, इसको ये हो जाएगा, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं। एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है, तो ये यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो अभी थोड़ी देर में मैं पहले मैं बताया ही होऊंगा, शायद नहीं बताया तो बता दे रहा हूँ, क्या होता है, प्रकीर्णन की वजह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन की वजह से हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें क्या है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, और नीला ही कहेंगे, नहीं तो बैंगनी तो है नहीं, तो नीला ही है, सीधी सी बात है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकीर्णन और कहीं है ही नहीं। यहाँ पे कह रहा है लाल प्रकाश तो होता नहीं प्रकीर्णन, क्योंकि उसका एंगस्ट्रॉम ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, तो उसका नहीं हो, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बहुत जगह पे आप एलिमिनेशन थियरी देखिए, यूपीएससी का है, सॉरी यूपीपीएससी का है, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है। हाँ, क्या है, वातावरण में प्रकाश का विसरण और निम्नलिखित में से की वजह से होता है। विसरण, जो प्रकाश का विसरण होता है वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो फैलाव होता है, वो धूल कण की वजह से होगा ना, उसी पे तो प्रकाश टकराएंगे, क्योंकि प्रकाश भी क्या एक फोटान है ना, एक कण है, फोटान होता है वो भी। तो इसलिए क्या होगा, धूल कण, कार्बन, ये तो गैसेज हैं तो इसलिए नहीं होगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश, आकाश देखिए हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है,
और प्रकाश का परिक्रणन क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं, वायु के कण होते हैं, तो ये क्या करते हैं? प्रकाश को इधर उधर बिखेरते हैं, तो वही होता है परिक्रणन, सीधी सी बात है। अरे भैया, जहाँ कुछ होगा ही नहीं, जहाँ ना तो हवा होगी ना धूल कण होगा, तो क्या होना है? सीधी सी बात है, वहाँ प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं हुआ तो क्या होगा? रंग कुछ नहीं दिखेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कहाँ चला गया? इसलिए क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो हम लोग जानते ही हैं अंतरिक्ष हमें काला दिखाई देता है। कभी कभार पूछ लेता कि क्यों क्यों हमें काला दिखाई देता है ना। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, अंदर है ना। उस बुलबुले के से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये हम अपोजिट थोड़ा हो जाता है, उल्टा सा हो जाता है ना। बुलबुला वाली जो बात है वो उल्टा सा हो जाता है, अब अवतल के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है वो। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि यार उत्तल जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वो गड़बड़ा देता है, ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है? अवतल जैसा। हमें याद रखना है, एनडीए में पूछा गया था। अपसारी या अवतल एक ही बात है। अभिसारी मतलब जो बिखेरता, ये देखिए है अभिसारी, यानी कि इधर से प्रकाश आई और उसने कहा भाई ऐसा है तुम लोग इकट्ठा आ जाओ कहीं न कहीं, ये अभिसारी हो गया। और ये भाई साहब हैं जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं, ये इधर से आ रही प्रकाश वगैरह, चलो उधर टहलो जाके तुम लोग। और तो ये होता है अपसारी, है ना, फैला देता है। तो ये बुलबुले वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बुलबुला, वो अपसारी ही काम करता है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, तो सभी जानते हैं। ऑप्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। खून का रंग लाल होता है इसलिए है। तो सबसे खतरे का नहीं, वो सभी जानते हैं। इसका जो है परिक्षेपित कम होता है या प्रकीर्णन कम होता है, सीधी सी बात है। समुद्र नीला हमें दिखता है, क्यों? क्योंकि हमें क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। देखिए आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश, ओह वो तो हम आकाश से हमें मतलब भी नहीं रहना चाहिए ना। लेकिन आकाश थोड़ा देख लेते हैं। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हाँ ये तो है, आकाश का रंग तो हाँ हमारे पास नीला हो गया था पूरा, और फिर वो परावर्तित हुआ, है ना। और प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही है, तो ये आंसर तो है ही है, लेकिन ये भी ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि और कहीं प्रकीर्णन है नहीं, तो इसलिए करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा, मतलब यही होगा। जल नीले रंग के कारण ऐसा नहीं है, जल का रंग नीला पीला कुछ नहीं होता है, वो तो रंगहीन है, दुनिया जानती है ना। आपको बचपन में ही बताया गया होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा क्यों हो जाती है? क्योंकि प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश उस समय देखिए जो लाल प्रकाश होता है ना, सुबह और शाम को देखिए लाल प्रकाश हमें दिखने लगता है, तो क्या हो जाता है? प्रकाश फैल जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, और बाकी सब प्रकीर्णित हो जाता है, सिर्फ लाल लाल हमें बचता है आता हुआ लास्ट में, क्योंकि सूर्य की दूरी बढ़ गई होती है पूर्व और पश्चिम के समय, यानी कि उगते और डूबते समय दूरी बढ़ती है। इसलिए क्या होता है? जो भी रंग हैं बाकी सारे वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, उनका जो है फैलाव हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। लाल जो है वो डटा रहता है, नहीं वो सीधा जा रहा है, मतलब जा रहा है, इसलिए हमें लाल आके दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी का होता है, लाल का सबसे कम होता है ना। बैजिनी हापी नाला याद रखिए, आप बिब्ग्योर याद रखिए। अच्छा ये देखिए अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे हाँ देखिए और डिस्टर्ब कर दिया। और तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। लगता तो है कि यार ये तो इतने, लेकिन ऐसा दूर होता है ना, बहुत दूर लगता है, लेकिन वो आमतौर पर जितना दूर है नहीं, उससे ज़्यादा वो लगते हैं। जैसे वो पानी में लग रहा था कि ये जितना दूर है नहीं उससे कम लग रहा था, तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है ना। दूर ज़्यादा नहीं है लेकिन दूर लगता है। दोनों कारण क्या है भैया? एक ही है, अपवर्तन। समझ गया ना, एनडीए में पूछा है। सूखा बालू चमकीला प्रकार परावर्तन होगा, सीधी सी बात है, छोड़ दीजिए आगे। चमकीला क्यों दिखता है भाई? ज़्यादा परावर्तित होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन हम लोग जो है लगभग 200 यानी मुझे ऐसा लगता है 250 के आसपास जो है क्वेश्चन हमें देखना है, तो उस हिसाब से हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने के लिए हम क्या, पेरिस्कोप हमें बनाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे?
अवतल लेंस होगा समतल या अवतल। देखिए अवतल लेंस, अवतल दर्पण, यहाँ दर्पण है, लेंस है, फिर समतल है। देखिए हमें क्या है, पेरिस्कोप बनाते हैं, समतल लेते हैं, बाकी मतलब ही मत रखिए, क्या फ़ायदा है अभी दूसरों को पढ़ेंगे, अभी हम लोग कन्फ्यूज़ होंगे आपस में ही, कोई फ़ायदा नहीं। डायरेक्ट आंसर इसीलिए मैं इस पहले देख ले रहा हूँ कौन सा आंसर इसका होगा, तो वो हम पहले बात कर ले रहे हैं, इसलिए मैं सारा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। आईएएस में देखिए क्या पूछा गया, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनना क्यों होता है? तो जो चमकदार रंग बनता है तो वो भी क्या होता है, व्यतिकरण, या व्यतिकरण के साथ साथ परावर्तन होता है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण होता है। ठीक है, ध्रुवण नहीं, ध्रुवण का मतलब एक ही लाइन पे बस चले जाना, वो होता है ध्रुवण, यानी ध्रुव बनाए रखना, पोल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, लेंस का नहीं। तो किसका, उत्तल दर्पण का। निम्न में से क्या वायुमंडलीय परिवर्तन का अपवर्तन का परिणाम नहीं है? वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम क्या नहीं है, इसमें हमें नहीं वाला ढूंढना है। तो सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, तो ये तो होता है भाई, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से पहले दिखाई देने लगता है और बाद तक दिखता है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये प्रकाश का नहीं, ये तो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, अपवर्तन से क्या मतलब इसका। लेकिन रात में तारे टिमटिमाते हैं, किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से, तो ये सही है, अपवर्तन ही होगा। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई, ये भी क्या होता है, अपवर्तन। अभी हम लोग अपवर्तन पढ़े थे, अभी तारे भी दूर दिख रहे थे, है ना, सिक्का ऊपर दिख रहा था, पैर मुड़ा हुआ दिख रहा था, पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही थी, है, बाथ टब का पानी लग रहा था कम ही है, मछली लग रही थी ज़्यादा ऊपर है, सब किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। बार बार मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपका छूटना नहीं चाहिए। और हाँ, ये क्या है, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, तो ये तो हम बात करते हैं प्रकीर्णन, तो बस खत्म। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक, जो डेंटोलॉजिस्ट होता है, वो चिकित्सक किस दर्पण का इस्तेमाल करता है? तो वो देखता है अवतल, हमें बड़ा देखना है ना, बड़ा देखना है तो हम क्या करेंगे, अवतल देखेंगे, अवतल लेंस, क्योंकि हमें कोई भी प्रकाश आके फैल के जब आएगी हमारे आंखों पे तो हमें बड़ा दिखेगा, बस सीधी सी बात है, याद रखिए। कान नाक वाले जो डॉक्टर होते हैं अवतल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल का। नाई जो होता है नौवा, वो भी क्या है आपका, अवतल दर्पण ही रखता है ना। और उसमें पूछ लिया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल ही होता है। ठीक, समतल नहीं, आपको देख के लगता है समतल, लेकिन समतल नहीं, वो तो आमतौर पर समतल ही लोग लगवा लेते हैं, लेकिन हमें याद रखना है अवतल। बात करते हैं वाहनों की अग्र यानी हेडलाइट, अग्रदीप। देखिए हिंदी कितना टफ है, अग्रदीपों, है ना, हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो कौन सा दर्पण, चूंकि दर्पण तो होता ही होता है, तो कौन सा दर्पण होता है, जो फोर व्हीलर्स या बाकी गाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें हम लोग कौन सा लगवाते हैं, परावलयिक दर्पण। ये एक दूसरे से ऐसे रिलेट करके बना होता है, आप देख के समझ जाएंगे, परावलयिक दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग बात कर लिए थे, तो अब बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल ना। इसमें से कौन सा सही है, तो फार्मूला आ गया भाई, फोकस दूरी वाला। इसका क्या हो जाता है, और ये तो देखिए माइनस वाइनस वाला है नहीं, ये है आंसर करेक्ट। 1/f=1/u + 1/v, और इसी से बार बार पक्षांतर कर करके हम लोग फार्मूला बनाते रहते हैं। ये देखिए एफ वाला डी वाला डायप्टर वाला है, लेकिन गलत है ये। इसका क्या होता है, p=1/f। 1/, क्या आप इसको कहिए, ये 1 अगर रखते हैं तो आप, ये मीटर में होता है, अगर आप 100 रखेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो आपको सवाल लगाते समय ध्यान देना है, p मतलब डायप्टर क्षमता, है ना, दर्पण की क्षमता। तो 1/f ये गड़बड़ है, तो इसलिए हमारा आंसर सही सी है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? सभी जानते हैं, हमारी जो आंख में प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर। बहुत पहले से हम लोगों को पढ़ाया गया है, तो रेटिना हो गया बस। देखिए MPPSC में आया, मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में, रेटिना पर नेत्र द्वारा प्रतिबिंब होता है। हाँ, रेटिना पर जब हमारा प्रतिबिंब बनता है
फोटो जो बनता है वो कैसा बनता है। पहली बात तो वास्तविक बनेगा, छोटा तो बनेगा, सीधी सी बात है। बड़ी सी हाथी आपकी आंखों में थोड़ी आ जाएगी, तो इसलिए क्या होगा, छोटा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये बनता है उल्टा, ये कई बार पूछा गया। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। हम्म हम्म। किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो आधा आधा रखिए, व्यक्ति क्या है, दिखाई पूरा पूरा दिखाई देगा। आधा दर्पण रखिए, व्यक्ति पूरा दिखाई देगा। हम्म बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई देखने या सुनने को मिलेंगी, तो इसलिए पेशेंस बनाए रखें। सवाल भी हम लोग लगाएंगे, और सवाल लगाएंगे आपको, मतलब डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से आप सॉल्व करते रहेंगे। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी। देखिए, समानांतर समतल दर्पण पर रखी जा रही है, तो ये ध्यान रखिए, ऐसा कुछ रखा जाएगा या इस तरीके से। तो समानांतर होगा तो उसमें अनंत बनता है, सीधी सी बात है, प्रतिबिंब। और कुछ करना नहीं। जब कोण वाला आएगा तो कितने बनेंगे वो मैं फार्मूला बता दूंगा, आप फटाफट लगा लिया करिएगा। आ ही गया, लगे हाथ। देखिए, दो समतल दर्पणों को 90 अंश के कोण पर रखा गया है। रखो भाई, मना थोड़ी कर रहा हूँ। उनके मध्य मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनाएगी। तो आपको फार्मूला सदा के लिए याद रखना है, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटे जितने कोण पर दर्पण के रखा गया हो, वो भी दोनों समतल ही होते हैं हमेशा। तो वो और उसमें से एक घटा लीजिए हमेशा। तो 0 से 0, 9 × 4 = 36, 4 में से एक घटा लिए 3, तो करेक्ट आंसर 3। ठीक है, समझ गए ना मैंने क्या कहा। 360 बटे कोण की संख्या -1, यही आपका फार्मूला है। कितना भी कोण बन रहा हो आप तुरंत आंसर बता देंगे। मान लीजिए 10 का बन रहा, तो कह दो भैया 35 बनेगा उसमें। मान लो 20 के दूरी पर रखी गई है, समतल दर्पण का कोण जो बनाया गया था 20, तो आप कह देंगे, डिवाइड कर लेंगे तो कह देंगे 17 जगह बन रहा है। क्यों? क्योंकि 2 से काट लिया आप, 20 0 0 और 18 दूनी 36, तो 18 में से घटा ली 17 जगह, ये आप बता देंगे। क्लियर ना। अभी देखिए, हो सकता है आप जानते भी हो पहले से, लेकिन आप इसको भूल गए होंगे, और हो सकता है आप इसको पहली बार जान रहे हो, तो ये बड़ी बात है। इसीलिए कहते हैं इस टाइप के जो होते हैं, अब हमें मेमोराइज ही कराना है, रिवीजन कराना है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अब 3 प्रतिबिंब तो हम बना ही लिए, तो 90 अंश बनेगा, बस खत्म। एक व्यक्ति जो है, 2 समतल दर्पण है, 60 अंश का समतल ही रहेगा, 60 अंश का है, तो अब यहाँ 60 रख लीजिए। 0 0, 6 × 36, 5, 5 बन गया, बस आंसर सी। 100, ये आप सब सॉल्व कर लेंगे। 120 वाले का कितना आएगा ज़रा मुझे बताइएगा। और हाँ, फिर से मैं बता दूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, प्रतिबिंबों की संख्या हमें बतानी हो, है ना, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा। थीटा मतलब जितने कोण पर समतल दर्पण रखे गए हों वो थीटा, और जो डिवाइड करने के बाद बचता है उसमें से आप एक घटा लीजिए। और जब समतल रखा जाएगा दोनों समांतर दूरियों पर, तो उसमें अनंत बनता है। तो इस फार्मूले से आप जो है 75 नंबर का सवाल लगाएंगे, क्योंकि उससे पहले 2 3 बता दिया गया, मैं 3 4 बता दिया हूँ, है ना। तो क्या था, एक दूसरे पर 120 अंश के झुकाव पे रखा गया है, तो कितनी छवि या प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको बताना है। 75 नंबर है ना, कमेंट बॉक्स में अभी फटाक से कमेंट कर दीजिए, देखते देखते ही वीडियो। लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है ना, वाइट कलर का होता है। बाद में चीज़ें हम लोग उसको प्रिज्म के द्वारा प्रक्षेपण करते समय हम लोग अलग अलग कर पाते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। हाँ, प्रकाश का रंग किसकी वजह से निर्धारित होता है, तो एंगस्ट्रॉम होता है ना उसमें, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, उसकी वजह से ही। भाई जिसका कम होगा वो कौन सा रंग होगा, है ना, बैंगनी कौन सा हो जाएगा, फिर नीला कौन सा होगा, के बाद पीला कौन सा हो जाएगा, तो तरंग दैर्ध्य ही फिक्स करता है ये चीज़ें। आगे, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा, कैसा, जैसा अवतल दर्पण नहीं, जैसा अवतल लेंस करता है, यहाँ दर्पण नहीं होगा, लेंस होगा। ठीक है, मैंने कहा था बुलबुला जो है, बुलबुला बनेगा पानी में, तो वो उसमें लगता है हमें उत्तल जैसा होता है, गोल गोल, तो लेकिन वो काम करता है अवतल जैसा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, और एक प्यारा सा सवाल आ गया। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर
-2 डायप्टर है यहाँ। डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सवाल नहीं है। तो डायप्टर वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो बस हो गया। डायप्टर किसकी इकाई होती है? सीधी सी बात है यार, लेंस की हम क्षमता की बात कर रहे थे, है ना, पी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? और लेंस की क्षमता। चश्मे के धूप की क्षमता, चश्मे वाले धूप में भैया कोई डायप्टर नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर 0। एक लेंस का, अब आ गया सवाल। एक लेंस का फोकस सांतर 25 सेंटीमीटर, यानी फोकस जो है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता क्या? मैंने कहा था फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले, शायद नहीं क्लियर मैं बताया ही था। तो क्या बताया था? पी बराबर 1/f। लेकिन वन क्या रहेगा? मीटर में। तो अगर सेंटीमीटर में तो आप 100 रखिए, सीधी सी बात है। मैं तो कहता हूँ आप 100/f ही फार्मूला याद रखिए, नहीं तो आमतौर पर गलतियाँ होंगी। तो 25 से डिवाइड कर लीजिए, 25 चक्कू 100, 4 डायप्टर, प्लस का ही है तो प्लस का रहेगा बस। समझ रहे ना? प्लस का है तो प्लस का रहेगा। आगे देखिए, वही सवाल फिर से आ गया। अब इस बार क्या बोल रहा है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इस बार मीटर बोला है। तो इस बार आप P बराबर 1/f रख सकते हैं, क्योंकि ये भी मीटर वो भी मीटर। या आप चाहें तो फिर से 100 करके लगा दें, है ना। 100 करके लगाएंगे तो भैया ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, और फिर सॉल्व कर लेंगे। मैं अगर 1 करके लगाऊं तो 1/0.2, क्योंकि दोनों मीटर मीटर में है, तो यहाँ पे हो गया 10, 2 5 10 5। क्लियर है ना? अब मान लीजिए हम 100 करके लगाना चाह रहे थे, तो यहाँ पे ये 0.2 और यहाँ पे गुणे 100 करेंगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में हो गया। फिर हटाएंगे 10 एक और 0 बढ़ाएंगे, इन जीरो से इन जीरो काट लेंगे, 2 5 10, बात वही। बीपीएससी में आया था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। अरे वो नहीं आया था, 84 वाला नहीं, 84 वाला छूट रहा था। यदि किसी एनफ का लेंस पावर 2 डायप्टर है, वो भी पॉजिटिव में, तो इसके फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या है भाई? डायप्टर दे रखा है यहाँ पे, हम लोग लगा लेते हैं। 2 बराबर 1 मतलब 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में ही आंसर है। तो 2 डिवाइड कर लिए 50 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर 50 है ना। ये देखिए, फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ मैं, फास्ट चलने की कोशिश में हूँ एक्चुअली। मैं इस तरीके से, आप अगर वीडियो देखे होंगे पहले मेरे, तो इस तरीके से बात नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम से सब कुछ ख़त्म कर लिया जाए, लेकिन बात एक बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो मैं थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली, ये तो मानिए। लेकिन समझ में आना चाहिए। देखिए, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं, तो कन्फ्यूज़ ना हो। और इतना भी तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अगर लगे तो आप 1-2 बार या स्पीड भी कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें कवर भी तो करना है ठीक ठाक। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता, देखिए उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस को हम पानी में डुबाने वाले हैं, तो जब उत्तल लेंस को हम पानी में डुबाएंगे ना, तो उसकी क्षमता हो जाएगी कम। क्यों? क्योंकि वो अवतल बनने की लगता है अंदर, कोई भी चीज़ आमतौर पे बुलबुला जो होता है। तो ये याद करने के लिए है बस आपको, ठीक है। बुलबुला क्या होता है? वो अवतल बनने लगता है। तो अवतल और उत्तल जब एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो एक तरीके से समांगी वाला माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो हम कह देंगे भैया इसका मतलब घटने लगा है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभाजन क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण, है ना। रंग, वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब बिखेर देना, रंगों को बिखेरना। प्रिज्म से गुजरने में सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं। क्या कह रहा है? विभिन्न विभक्त हो जाती है क्योंकि, अच्छा, क्योंकि किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है। 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। कह रहा है कि इसमें से हमें सही कौन सा है ना। हाँ, विभिन्न भागों में टूट जाती है, बंट जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है ना, विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन जो है अलग अलग होता है। विचलन, या हम कहें तो तरंग दैर्ध्य ही विचलन को फिक्स कराता है, सीधी सी बात है। तो जिसकी क्षमता कम है वो ज़्यादा विचलित हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सबसे कम क्षमता बैंगनी का, मैंने कहा था कितना, 3900 या 4000 एंगस्ट्रॉम, और सबसे ज़्यादा 7800 एंगस्ट्रॉम लाल वाले का। उसके बाद पीला, फिर है ना। श्वेत प्रकाश में कितने रंग है? तो इसको कमेंट करके बताइए, 88 वाला कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक कौन, हम बात कर चुके थे, बैंगनी,
पहले ही बात कर लिए थे। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है, यानी कि फैलता है? तो सीधी सी बात है, लाल वाला सबसे कम फैलता है क्योंकि उसका ज़्यादा पावरफुल एंगस्ट्रॉम है। प्रकाश का निम्न में से कौन सा प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? हो गया था लाल। प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग हैं कौन से? और प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, है ना, और इंद्रधनुष का रंग, श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम में रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकते। यही बात बिल्कुल सही लग रहा है। और मैं बात करूं, जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनको याद करने का तरीका क्या है, बहुत अच्छे से समझिए। हनीला, हनीला, ये देखिए नीचे मिल ही गया, वो क्वेश्चन भी आ गया कि 3 मूल रंग कौन से हैं, तो मैंने कहा हनीला। ऐसे आप याद रखेंगे, नी ला, नाम लग रहा है कुछ ऐसा, लड़की के नाम से रिलेट कर सकते हैं, है ना। हनीला आपको याद करना है, ठीक। तो हनीला, ऐसा आप हनी नहीं, आप हनीला याद रखिए, या हनीला मतलब शायद मंगवा रहे हो आप। तो हनीला हरा, नीला, लाल, ये है आपके प्राइमरी कलर। जो भी इसमें ऑप्शन होगा वो ले लीजिएगा, वही आपका है हनीला। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया है, तो हम लोग बात कर लिए थे, क्या होता है, वर्ण विक्षेपण हो गया। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग कौन सा नहीं होगा? हनीला को छोड़ के जो बच जाए वही होगा। पीला नहीं है भैया, वही आंसर है, हरा, नीला, लाल, हनीला। निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य हम लोग बात कर लिए थे, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और देखिए वही इसी बात, अब वहाँ हम लोग पहले चर्चा कर लिए थे, अब वही वही चीज़ रिपीट हो रही है। अब उसको क्या बताते हैं, आप पहले भी चर्चा कर लेंगे। हाँ, निम्न में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ये प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कौन सा रंग एक साथ मिलाने पर दिन और रात में सर्वाधिक यूजफुल होता है, सुविधाजनक रहता है? कौन सा ऐसा रंग है? तो देखिए लाल और हरा है, ये दोनों एक दूसरे से एकदम, हम लोग देखिए कि रात और दिन में भी क्या होता है, सिग्नल के लिए यही इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो ये सुविधाजनक होता है अधिक, ठीक है। और लगभग हम लोग सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें से भी कुछ छोड़े थे हम लोग, वो भी लास्ट में मिलेगा ही। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह अवशोषित करता है, और अवशोषित से कोई मतलब नहीं, परावर्तित ही करता है ना। कोई अपारदर्शी वस्तु का रंग जो होता है ना, वो अपारदर्शी का मतलब, हमें जो वस्तु कहने का मतलब, मान लीजिए कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो, आप कोई भी एक एग्जाम्पल, अभी देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए क्वेश्चन आया किस लेवल में है। देखिए आमतौर पे, और सेम जेंडर, मैं आमतौर की बात कर रहा हूँ, सेम जेंडर या सेम जो जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ है वो उसे नहीं चाहिए, है ना। गाड़ी जिसके पास है, और टू व्हीलर, तो कोई और कह लो भैया टू व्हीलर ले लो, तो उसे उस कुछ और चाहिए जो उसको ज़रूरत है ना। या हम कह लें, अगर जेंडर की बात करें तो आमतौर पे विषम जेंडर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये सार्थकता है, तो इसलिए ज़्यादा उसमें वो नहीं है, लेकिन ये कह रहा हूँ आपको याद हो जाए इसलिए। तो उसमें क्या होता है ना कि आमतौर पे जैसे नॉर्थ जो चुंबक चुंबक होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, जो नॉर्थ नॉर्थ वाला होता है धक्का देने लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करने लगता है, जैसे हाँ प्रोटॉन और प्रोटॉन से ही बात कर लेते हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन एक साथ आएंगे नहीं, रिएक्शन नहीं करेंगे, उनको क्या चाहिए, अलग चाहिए, है ना, अलग आवेश वाला यानी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये एक दूसरे से क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो अब ये बताइए कि मान लीजिए अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आता तो ये खपत कर लेगा, लेकिन प्रोटॉन आएगा तो नहीं करेगा, तो क्या करेगा, धक्का दे देगा। तो हमें कौन दिखेगा, जो हमारे पास आएगा, तो परावर्तित होकर हमारे पास जो भी रंग आता है, तो हम ये बता पाते हैं कि वह वस्तु उसी रंग की है। क्यों? क्योंकि वो उस वस्तु की ऑलरेडी है उस रंग की, तो वो जो रंग था श्वेत प्रकाश में, उसको वो धक्का दे के बाहर कर दी थी, तो वो हमारी आंखों पे मेजर रूप से पड़ता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो, बहुत बारीक चीज़ मैं बात कर रहा हूँ। मेजर रूप से हमारी आंखों पे पड़ता है वही कलर जो हमें कलर दिखाया गया है, जो वस्तु का रंग है। तो हम कह पाता कि अच्छा पेड़ जो है
पत्तियां हरी हैं, तो हरी क्यों है? क्योंकि हरा प्रकाश जो है उसके पास ऑलरेडी है, तो हरा प्रकाश ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पूरी तरीके से कोशिश करेगा हरे प्रकाश को आपको रिफ्लेक्ट करे, तो इसलिए हमें हरा प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि हरा प्रकाश हमारी आंखों पे ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, 1 मिनट ज़रा पानी पी लिया जाए। हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे? हाँ, आगे बढ़ते हैं। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? भाई, जब हरी पत्ती का पौधा है, अभी वही वही कॉन्सेप्ट हम लोग बार बार, और लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान देंगे, लाल रोशनी है भाई, श्वेत प्रकाश नहीं है। अभी तो गड़बड़ा गया होता यार, मैं तो अभी हरा कर दिया होता। मैं थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे रुक गया कि यार इतना सिंपल क्यों पूछा है, इसलिए रुका हूँ, क्योंकि लाल रंग है और हरे और लाल मिलकर के कैसा बना लेते हैं? काला बना लेते हैं। करेक्ट आंसर काला हो जाएगा। ठीक। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, अतिरिक्त लगा दी जाती हैं, ऐसा इसलिए होता है क्यों? क्योंकि बत्ती पीली होने से वाहन सुंदर नहीं, क्या मतलब है यार इसका? पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्च करती है, ऐसा कोई मतलब नहीं। पीली प्रकाश कोहरे को बेधता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। यही आंसर सही है। ठीक ना? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या अरे यार, अलग अलग करने का तरीका हम लोग वही प्रिज्म वाला बात है ना। चलो आगे। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। लाल कांच को अधिक ताप पर हम लोग गर्म करते जाएंगे, लाल वाले को, तो वो कैसा बन जाएगा? हरा बनेगा या नीला? ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको बन जाएगा वहाँ पे हरा, हरा रंग बनने लगता है उस लाल कांच का, ज़्यादा गर्म करते हैं तो। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो किसकी वजह से? तो तरंग दैर्ध्य की वजह से हम प्रकाश का रंग, अभी थोड़ी देर पहले से बार बार यही कह रहे हैं कि उसके हम एंगस्ट्रॉम पे, तरंग दैर्ध्य पे हम लोग निर्धारित करते हैं कि जिसका कम रिफ्लेक्शन होता है वो रंग हो गया है ना, तो उसके तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है। सूर्य की किरणों में क्या है यार, पागल हो गया, बार बार आ देखिए आरआरबी आरआरबी आरआरबी, है ना? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं सभी लोग आरआरबी वाले। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग? सीधी सी बात है, वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा? काला दिखाई देगा। मैं ऑप्शन तभी ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं था, तो काला ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन वगैरह, रिफ्रैक्शन होगा नहीं तो काम खत्म, हमें नीला दिखाई देगा नहीं। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में कौन सा रंग होता है? तो प्रारंभिक रंग ही होता है नीला, ह नीला, ठीक याद रखिए। फोटोग्राफी में सबसे कम तरंग अरे चलो यार, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है, तो ये तो भैया मिश्रण वाला, ये इसका भी एक फार्मूला होता है, लेकिन अभी मैं छोड़िए, उसको बाद में देखेंगे। इसका हम लोग देख लेते हैं क्या होता है जब लाल हरा, ये ज़्यादा पूछा जा सकता है, बाकी का बार बार फार्मूले से क्या बनाए, ऐसे त्रिभुज टाइप का बना के तब हम लोग बनाते हैं कि अच्छा ये मिलाइए वो मिलाए, लेकिन ये तीनों मिलाने पर ये ज़्यादा पूछा जाता है। जब तीनों मिक्स कर लिया जाए तो यहाँ पे जो रंग बनता है हमारा ये वाला, वो कौन सा रंग बनता है? जब सभी प्रारंभिक रंग हम मिला लेते हैं तो कौन सा रंग बन जाता है भाई? वाइट बन जाता है ना? अ, इसको मैं आपको याद कैसे कराऊं? हाँ देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए, 3 ही रंग हैं प्राइमरी रंग, इन्हीं से सारे रंग बने, फलाना रंग, ढिकाना रंग, ये वाला वो वाला। लेकिन अब देखते हैं सूर्य से प्रकाश जो आती है वो वाइट होती है, उसमें से भी 7 बन जाते हैं। 7 क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उसमें भी वाइट ही होती है, लेकिन उसमें भी 3 रंग ही होते हैं, लेकिन कई 3 रंगों का अपना अपना मिक्स होके असर छोड़ता है, तो यहाँ से वहाँ तक जाता है ना। तो जब इनको फिर से आप मिला लेंगे सारे रंगों को, क्योंकि सारे रंग कहाँ से पैदा हो रहे हैं? इन्हीं तीनों से, तो फिर से क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे याद रख पाएंगे, क्योंकि सूर्य से हमें कौन सा प्रकाश मिलता है? सफ़ेद प्रकाश। ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है। देखिए, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह काम करता है? तो रेटिना की तरह फिल्म जो होता है, फिल्म, वो उसका रेटिना की तरह काम करता है, कैमरे का। ठीक है, करेक्ट आंसर याद रखिए। कैमरे के अंदर किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कि कैमरे के अंदर जो है जो हमें वो क्या बोलते हैं, लेंस होता है। अब देखेंगे ऐसा मोटा मोटा लगाया होता है तो सीधी सी बात है, उत्तल है।
उम्र बढ़ने के साथ निकट और दूर, इसको ऊपर कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है बड़ा जल्दी में हूँ मैं, मुझे खुद ही फील हो रहा है ऐसा। चलिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। तो देखिए, निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में जो आँख की योग्यता में कमी आने लगती है ना, तो उसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। एक्चुअली हाइपर मेट्रोपिया और मायोपिया, ये दोनों रोग तो ही हैं, आप जानते हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, इन दोनों के संयोग से जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो इसको याद रखेंगे आप। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस क्या करती है? तो आँख में जो प्रकाश जाती है ना, उसको कंट्रोल रखती है आइरिस। उसी के उस आइरिस की वजह से ही आपकी आंखों का रंग कैसा होता है, नीली आंखों वाली, पीली आंखों वाली, है ना। आइरिस की वजह से वही प्रकाश को क्या करता है, वो सिकुड़ जाती है, फैल जाती है। कम या ज़्यादा आइरिस का ही जिम्मेदारी है कि कितना फोकस अंदर जाना चाहिए, नहीं तो पता चला अंध हो जाए, मतलब अंधा हो जाए व्यक्ति, ज़्यादा पर लाइट चला गया तो, है ना। कोई टार्च मुंह पे जला देते कि आंखें कितनी छोटी हो जाती है, आइरिस बहुत छोटी हो जाती है, अंधेरे में आंखें बड़ी हो जाती हैं एकदम, मतलब अब क्या बताएं कैसे ही बड़ी। दृष्टिपटल, ये ध्यान से, रेटिना जिसे हम कहते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना। देखिए, रेटिना अगर आप अंग्रेजी में देख रहे हैं तो इजी लग रहा है, अच्छा रेटिना समझ गए। दृष्टिपटल तो थोड़ा सा फंस जाता आदमी, यार दृष्टिपटल क्या है, ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें प्रकाश कहाँ बनता है, हमारे रेटिना पर या दृष्टिपटल पटल पर ही। तो उसमें हमेशा कैसा बनता है? पहली बात तो उल्टा बनता है। तो उल्टा तो है, देखिए यहाँ पे उल्टा है, वस्तु के बराबर है नहीं, छोटा बनता है, छोटा उल्टा, बस यही पूछ ही रहा है बस, और क्या। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यही वाला, उल्टा और छोटा। आगे बात करते हैं हम लोग। आँख के आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? ओह, फिर से वही क्वेश्चन, आइरिस। आइरिस हो गया। आगे बढ़े। नेत्रदान में, हाँ, नेत्रदान में हम सीधी सी बात है कॉर्निया को ही दान करते हैं बस। नेत्रदान में हम किसको दान करते हैं? कॉर्निया, याद रखिए। और मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगों के किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों को परिवर्तित होता है? तो किस जगह से? तो रेटिना जानते ही हैं, उसी का काम है रेटिना। तो जो दृष्टिपटल है उसी पे क्या होता है, जो स्नायु होते हैं, या वहीं पर हम कहें संवेदन, जो तंतुएं आई होती हैं वहीं पे होती है, रेटिना पे ही। वही जाके मैसेज देता है दिमाग पे, भाई ये हुआ है, फिर वो ऑर्डर देता है कि हाँ ऐसा रंग है, ऐसा ये व्यक्ति है। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, ओ ये कौन सा, और यूपीपीएससी में पूछा था 2016 में ही, बताइए। अनंत और 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आँखों की, और मैक्सिमम अनंत होता है ना, दूर बिंदु जो होता है अनंत। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी को भाई दूर का नहीं देख पा रहा, इसका मतलब उसे निकट है, उल्टा मैंने कहा था, याद रखना है ना, तो निकट है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति, तो देखिए मायोपिया मतलब उसको क्या है, निकट दृष्टि दोष, तो दूर का देख लेगा, वो दूर का देखेगा लेकिन निकट का नहीं देख पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर तो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा, यही हो जाएगा ना। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, मायोपिया वाला व्यक्ति, थोड़ा नाम में मैं डाउट में हूँ, है ना, थोड़ा सा नाम में मायोपिया, मायोपिया ही होती है, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया ही होती है निकट दृष्टि दोष। तो निकट में क्या होता है, ओ यार, अभी मैं खुद गड़बड़ करने लगा हूँ। दूर की हमें नहीं दिखेगी, निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक का दिखेगा ना। मैं इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि दूर का क्यों मायोपिया में दिख रहा है। हाँ, मायोपिया में निकट का साफ साफ दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, क्योंकि हमें क्या है, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट का स्पष्ट दिखेगा, हालांकि होना चाहिए था निकट ना दिखे।
देखिए इसीलिए कंफ्यूज मैं फालतू में हो गया। चलिए आगे। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को तरीका कि कैसे आप निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को दूर करेंगे। तो निकट मतलब मैंने कहा अवतल हो जाएगा, है ना, और दूर कहें तो ऊ दू ऐसे याद रखेंगे, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल। तो इसका फिलहाल इसका निकट वाले का इसका आंसर तो अवतल लेंस है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दूरदृष्टि में दूर की दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की नहीं। तो दूर की दिखाई देती है स्पष्ट, तो ऐसा कहाँ है? हाँ, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा इस बार। तो बार बार बताएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो फिलहाल आप जान गए हैं कि इसमें क्या होता है एक्चुअली। कभी कभार होता है ना कि बोलते बोलते खुद ही समझ नहीं आता अच्छा क्या बोल दिए इन लेंस वालों में, क्योंकि सही बोल रहे होते हैं और फिर इसमें उल्टा उल्टा ही होता है सब कहानी। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? फिर वही बार बार दूरदृष्टि दोष है भाई, तो उसको उत्तर लगाओ ना, क्यों बार बार पूछ रहे हो। चलिए आगे। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती जिसमें लेंस बुढ़ापे में दूरदृष्टिता की वह खराबी होती जिसमें लेंस मतलब आंखों के लेंस यहाँ पे अपनी प्रत्यास्थता खो देती है, अपनी पारदर्शिता खो देती है, अधिक छोटी हो जाती है, मतलब बहुत अधिक छोटी हो जाती है, अपारदर्शी हो जाती है। देखिए ये तो फर्जी हैं दोनों, है ना। हम एलिमिनेशन से भी इसको आराम से कर पाएंगे कि देखिए अपनी प्रत्यास्थता से क्या मतलब, इधर उधर प्रत्यास्थ थोड़ी होना है, हमें यंग का रूल थोड़ी लगाना है, यंग का प्रत्यास्थता का नियम लगाए बैठे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत अधिक छोटी हो जाती है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया? भाई वर्णांधता जो है रंग वाला है, तो रंग वाले में हमें कौन, ऐसा तो है नहीं कि हमें बेलनाकार लगाना है जरा दृष्टि दोष में। वर्णांध है तो वर्णांध मतलब कलर कलर क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, तो भैया कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कोई नहीं। जरा दृष्टि दोष, हाँ इसमें क्या होता है, प्रेस बायोपिया जो भी आप कह लें, तो इसमें क्या होता है बाईफोकल लेंस ही लगाते हैं, ठीक है, बाईफोकल लेंस प्रेस बायोपिया में, जरा दृष्टि दोष में, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अभी हम लोग इससे पहले मिल गया था लेकिन वो थोड़ा सा अलग सेंटेंस में मिला था। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें लेंस की निकाय है। लेंस क्या बनाता है? नेत्र नेत्र लेंस क्या बनाता है? देखिए उससे पहले अभी आया था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्वेश्चन है और थोड़ा सा एडवांस करते हुए। तो देखिए दृष्टि, अब देखिए प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनता, देखिए कह रहा है मानव नेत्र के कैमरे के समान है, अतः इनमें से लेंस का जो निकाय होता है कैसा होता है? तो दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक और प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा ना दृष्टिपटल पर और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। या छोटा वोटा सा कोई मतलब नहीं था, ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए हमें जो चीज़ें हैं उसमें से हमें सही बताना होता है। तो करेक्ट आंसर सी। क्या कह रहे हैं, सूची मिलाइए भाई, ये ऑप्शन छोड़िए, हम लोग सूची मिला लेते हैं डायरेक्ट। क्या कह रहे हैं, निकट दृष्टि दोष, बार बार हम लोग बात करके आ गए। निकट वाले में भाई निकट है तो अवतल लगाओ, दूर दृष्टि दोष है तो दूर ऊ ऐसे याद रखिए, दूर ऊ तो दूर उत्तल। जरा दृष्टि दोष मैं बार बार याद करवा रहा हूँ तो आपको याद हो ही गया होगा, सीधी सी बात है। जरा दृष्टि दोष द्विफोकल वाला हो गया था। अब इंदुकता में बेलनाकार लगाते हैं, कुछ फिक्स ही नहीं होता है कि क्या क्या देखना है, आधी चीज़ें दिखती हैं आधी नहीं दिखती हैं, तो उसमें बेलनाकार लेंस लगा लेते हैं। करेक्ट आंसर हो गया आपका, जो भी होगा ऑप्शन चुन लीजिएगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है ना। तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में कौन सा सही नहीं है? अच्छा समतल दर्पण बना रहा है, चलो भाई बनाने दो इसको भी। तो इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है, हमें गलत बताना है ना, इसमें हमें क्या करना है, गलत चुनना है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि भैया समतल दर्पण में भी आकार क्या हो, आधा हो जाता है ना, तभी तो आधे प्रतिबिंब आधे साइज का हम प्रतिबिंब दर्पण लगा के
क्या कर लेते हैं, अपना पूरा फोटो देख पाते हैं। तो ये तो गलत हो गया, उतना नहीं होगा तो गलत हो गया, आधा यही वाला आंसर है हमारा। हाँ, ये कह रहा है या पारसिक रूप से व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम उल्टा हमें दिखाई देता है तो ठीक है, यह वास्तविक प्रतिबिंब ही होता है, बिल्कुल सही बात है। यह दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण सामने बन रहा होता है, तो दोनों सेम होता है, तो तीनों सही है। इसका CDS का क्वेश्चन है ना। लो लेंसों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लेंसों के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा यार सब लोग। एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और आभासी सही नहीं वाला हमें चुनना है ना। उत्तल लेंस वास्तविक बनाता है, आभासी बनाता है। अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा क्या है, आभासी बनाता है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए हमें बी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, बाकी तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक, क्योंकि एक मिल गया तो अब क्या आगे पढ़ा जाए। हाँ, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए, अरे अब तो कहाँ है दुखी कर रहे हो भाई। अरे वाह, देखिए मैं कितना कॉन्फिडेंट होकर कह रहा हूँ, काहे दुखी कर रहे हो। देखिए उत्तल उत्तल दर्पण, ये दुखी नहीं, ये 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 जाल फेंक रहा है, ट्रैप। ठीक है, ये देखिए लेंस यहाँ है, दर्पण वहाँ है, उत्तल उत्तल देख के खुश हो जा रहे हैं। तो ये होता है, ये देखिए ऐसे ही नहीं पूछ लिया, देखिए BPSC में है ना, SDM बनाने वाले एग्जाम में पूछ लिया है, क्योंकि उसमें जो है वो चाहता है कि आप फंस जाएं। तो अभी दर्पण और लेंस में भी ध्यान देना है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है भाई ना, मायोपिया क्या होता है, निकट वाला दृष्टि दोष मायोपिया था, हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे। हाइपर वाला तो हो ही गया, दूरदृष्टि दोष ये भी है ना, यानी कि हाइपर मेट्रोपिया। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो 10 से ज़्यादा नहीं देख पा रहे भाई साहब, इनका मतलब उन्हें नज़दीक का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उन्हें दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया है ना। ठीक है, और आगे बढ़े। एक मिनट, क्या आप थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो 10 मीटर से अधिक दूर, अरे भाई 10 मीटर से कम नहीं, अधिक बोला है ना, अधिक बोला, इसका मतलब उसे दूर की वस्तु नहीं दिख रही। जब दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो उसको निकट दृष्टि दोष है ना। ये थोड़ा थोड़ा इतना जल्दी में आप लोग नहीं रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अधिक बोला था, अधिक ध्यान नहीं दिया है, तो इसमें जो है माहौल बिगड़ा है। आगे क्या है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, ये तो हो गया यार, बार बार क्यों। एक मनुष्य 1 मीटर से कम, हाँ ये है कम, 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, ये कम है। तो जब कम है तो उसको क्या हो गया, इसका मतलब वो दूर वाला देख पा रहा है, तो इसका मतलब उसे दूरदृष्टि दोष है। ठीक, आगे बढ़े। किसी परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो कैसे, समांतर समलंब, तो क्या रखे जाते हैं भाई, समांतर दूरी पर रखे जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे इसमें हमें बनाने होते हैं। और प्रतिबिंब किसमें, पेरिस्कोप में, है ना, पेरिस्कोप परिदर्शी जो होता है। अब देखिए टेलीस्कोप आ गया, दूरबीन। तो टेलीस्कोप में क्या है, टेलीस्कोप में हम लोग क्या करते हैं भाई, दूर की वस्तु देखते हैं। ये तो होगा ही नहीं, तो दूर की वस्तु देखते हैं, टेलीस्कोप जिसे हम दूरबीन कहते हैं, गैलीलियो ने खोजा था, है ना, गैलीलियो गैलीली। घड़ी साज घड़ी घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका, अच्छा घड़ी साज, मैं सोच रहा था ये घड़ी साज मतलब जो घड़ी बनाता है, तो किसका इस्तेमाल करता है, तो आवर्धक लेंस का इस्तेमाल करता है वो। हम्म, आवर्धक लेंस का इस्तेमाल करके वो देखता है, घड़ी जो बनाने वाला होता है। ठीक है, आगे। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या तो सूक्ष्मदर्शी संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉन क्या यार, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि थोड़ा बायोलॉजी साइंस स्ट्रीम ही था हम लोगों का,
तो हम लोग क्या करते थे, माइक्रोस्कोप होता था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोग देखा करते थे, जो सिर्फ इस सरल सूक्ष्मदर्शी होती, छोटी सी होती थी। तो उसमें तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। उस समय बताया जा रहा था कि दो, जो लैब में रखा था 2-2.5 लाख के लेवल का हिसाब से था, बहुत सारे होते थे, तो बहुत ज़्यादा जो है छेड़ने नहीं दिया करते थे गुरुजी। हाँ, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं का निरीक्षण हमें करना है तो कौन सा हम यंत्र लगाएंगे? हमें दूर का देखना है तो दूरदर्शी, दूर हमें देखना है, दूर हमें छोटी देखना तो सूक्ष्म या संयुक्त सूक्ष्म हम देखेंगे, है ना। देखिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे ज़्यादा। अभी क्या था, हाँ दूर की वस्तु हमें देखनी है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, दूरदृष्टि दोष दूरदर्शी लगाएंगे, और क्या, दूरदर्शन वाला एंटीना। अच्छा, दूरबीन का आविष्कार देखिए, आविष्कारक आ ही गया, गैलीलियो मैंने कहा था वो हो गया है। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसमें, देखिए बार बार वही पूछ रहा है, लेकिन हाँ अवतल लेंस निकट, ठीक। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्यों? तो दीर्घवृत्तीय मतलब उसमें किरीट जो बनता है, क्यों ऐसा महसूस क्यों होता है? तो प्रकाश का क्या होता है ना, अपवर्तन जो होता है उसकी वजह से, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से ऐसा दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ज़्यादा बड़ा सा। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस स्वरूप में प्रवाहित होते हैं? देखिए ये जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा, ये देखिए मतलब अच्छे लेवल पे है, RAS और RTS, आमतौर पे UPSC के लेवल का एग्ज़ाम है। तो देखिए तंतु प्रकाशिक यानी इसको हम कह सकते हैं फाइबर केबल। फाइबर केबल आज के ज़माने में जो है पूरी दुनिया में 90 प्लस जो संचार व्यवस्थाएं हैं सब फाइबर केबल से हैं। फाइबर केबल का मतलब इसको बड़ा हल्के मत लीजिए, फाइबर केबल केबल ही होती है, समंदर के अंदर बिछाया जाता है, एक दूसरे से महाद्वीपों को, देशों को जोड़ा जाता है ना। जैसे मान लीजिए गूगल है, तो गूगल पता है अमेरिका से लेकर के आपके इंडिया तक, ऑस्ट्रेलिया तक, साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्र में, या अफ्रीका महाद्वीप में, या जितने भी पूरे मतलब जगहों पे गूगल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सैटेलाइट तो यह अलग बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का वो क्या करते हैं, आमतौर पे केबल बिछाते हैं समंदर के अंदर से होते हुए, तो केबल से होता है, तो वो वाला इसमें सिचुएशन होता है, ठीक है। तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये याद रखेंगे, ये पूछ लेता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है केबल वाले में। तो प्रकाशिक तंतु वाला वही चीज़ है। तो क्या कह रहा था, प्रकाश तंत्र ही होता है ये, क्वेश्चन पता नहीं क्या, हाँ किस संकेत किस रूप में जाता है, तो संकेत इसमें किस रूप में जाता है, प्रकाश तंत्र के रूप में, कोई भी प्रकाश का हरेसमेंट नहीं होता है। अभी हमारे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी कुछ अगले पिछले साल ही हुआ है, तो वहाँ पे देखिए 100 GB पर सेकेंड चलेगा डेटा, इतनी स्पीड जो है वहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं, तो मैंने कहा था क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होता है यहाँ पे, तारे टिम 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 कर रहे हैं तो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, मतलब इधर उधर हिलता डुलता वाला माहौल हो गया तो अपवर्तन हो गया। निम्न में से प्रकाश अपवर्तन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आप जान ही गए हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनी किरणों को का प्रतिच्छेदन कर सकता है? तो क्रुक्स कांच, ये याद रखेंगे हमेशा के लिए, क्रुक्स कांच, कांचों में से परावैंगनी किरणों को ये क्या कर सकता है, छेद सकता है, तो क्रुक्स कांच। क्लियर। IAS 2007, ये कौन सा एग्जाम, UPSC लिखना चाहिए ना इनको। हाँ, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण किसका, अच्छा हाँ, पौधे किसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें देखिए हरा नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, खुद हरे हैं। मेरी बात समझ पाइए, याद करने का तरीका, प्राइमरी रंग में से एक रंग आपको हटाना है, तो आप कौन सा हटाएंगे भाई, पौधे कैसे होते हैं, हरे होते हैं, तो हरा निकाल दो, नीला में से हटा दीजिए, नीला आ गया, तो नी से नीला और ला से लाल, नीला नीला, ठीक, याद रखना है ऐसे। निम्न से परिघटनाओं पर विचार करना है, फिर से देखिए ध्यान से क्या क्या परिघटनाएं हैं, और दृष्टि, हाँ कह रहा है इनमें से कौन दृष्टि भ्रम है? दृष्टि भ्रम मतलब हमें कुछ
कन्फ्यूज़न हो जाए, है ना, ऐसा वाला कुछ माहौल, तो उसे हम दृष्टि भ्रम कहेंगे। तो क्या हो सकता है, देखिए गोधूलि का सूर्य, अब अमाप तो ठीक है, ये भी है। उषा काल में सूर्य का रंग ये होता तो नहीं है, लेकिन हमें फील होता है अपवर्तन की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से। उषा काल के समय चंद्रमा का दिखना, तो उस समय चंद्रमा का दिखना भी यही समस्या है। लेकिन अब देखिए आगे से आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये अलग सिचुएशन है। आकाश में तारों का टिमटिमाना अलग सिचुएशन है। तो इस हिसाब से इसमें पहला, दूसरा, तीसरा आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर पहला। और उस घटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का या जो उस घटना या प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा जो संचालित किया गया है का नाम बताएं, जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग दिखाई देती है। पहले मैं इसको आपको आंसर कर दूं, हिम विवाह या अल्पेनग्लो। ठीक है, हिम विवाह होता है, और उसमें क्या है, देखिए कुछ ऐसे बच्चे पूछ रहे थे एक बार, तो उसमें क्या आता है कि कौन से देश में जो है 7 रंग की पहाड़ियाँ होती हैं, कुछ ऐसे। तो देखिए वो नॉर्वे वाले क्षेत्र में जो होता है हमारा, यूरोप के वाले क्षेत्र में, जो ऊपर वाले उत्तरी ध्रुव की तरफ से, क्योंकि वो बर्फ से आमतौर पे आच्छादित रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, हिम विवाह होती है। वहाँ पे बर्फ़ों का मंडल बनने लगता है, जैसे हमारे यहाँ भाप वगैरह होता है उस टाइप से। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रंगीन दिखाई शुरू हो जाती हैं, है ना। नॉर्वे और उधर स्विट्जरलैंड वगैरह है, तो नॉर्वे वाले में आमतौर पे क्वेश्चन बनता है। तो इसका क्वेश्चन मतलब आंसर याद रखेंगे, हिम विवाह। जहाँ पे बर्फीले चीज़ हो तो वहाँ पे आपका आंसर हो पाएगा। उच्चतम ऊर्जा किस में होती है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उच्चतम ऊर्जा की बात की जा रही है, ना कि तरंग दैर्घ्य। तो ऊर्जा जो है भाई नीले में है ना। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है नीले में है, IS 2009। किसमें, इसको कोई और तरीका नहीं है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है उच्चतम वाला वो नीले में है। बस याद रख लीजिए, ऐसे तैसे पता नहीं कैसे करके। ठीक, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तो कौन सा प्रत्यय होता है, तो अच्छा क्या क्या होता है, तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं, तो उस सिचुएशन में प्रत्यर्थ मतलब बदलता क्या है, तो तरंग दैर्घ्य और वेग बदलता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलती तो है नहीं, तो तरंग दैर्घ्य भी बदलेगा और वेग भी कम होगा, है ना। क्योंकि पता, तरंग दैर्घ्य मतलब एक तरीके से स्ट्रीम कह सकते हैं आप, उसका प्रेशर कह सकते हैं, वो कम होने लगता है। प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती हैं, लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती हैं, इसका क्या कारण है। तो प्रकाश किरणें, ये मैं अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन बता रहा था, वही है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और कहीं है नहीं, तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है, उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होने लगता है। करेक्ट आंसर यही है, वही मैं केबल कनेक्शन वाली बात कर रहा था, वही है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है, जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर हो जाता है। तो भाई अविंदुकता, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे। तो अभी हम लोग 150 रन बना चुके हैं। अभी हम लोगों को और कम से कम 25-30-50 रन मारना है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो देखिए अवतल लेंस, अवतल की बात हो रही तो हमेशा आभासी तो बनाएंगे ही, हमेशा सदैव। बस बाकी चीज़ें आप तो छोड़ दीजिए, बाकी क्या है, आभासी जरूर याद रखिए, क्योंकि और एलिमिनेट करने वाला इनमें से सभी या ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं है, तो हम लोग इसलिए ज़्यादा दिमाग इसमें लगाएंगे ही नहीं। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है, तो सॉरी आवेशित किया जाता है, मेरा भी जो है सॉफ्टवेयर, हाँ बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है ना। त्रिज्या घटेगी नहीं, आवेशित होगा तो आप किसी को आवेशित कराइए तो गुस्सा दिलाइए उसको, तो क्या हो जाएगा, आग बबूला होगा और ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा, तो क्या होगा, त्रिज्या बढ़ रहा है। ठीक, बस ऐसे याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जब सूर्य क्षितिज से निकट होता है, अर्थात सुबह और शाम के समय, वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि
क्या कह रहा है, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। हाँ यही है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही है। ठीक है। आगे देखते हैं। यदि क्या था, यदि वायु में प्रकाश की गति इतना है, ये देखिए बढ़िया सा न्यूमेरिकल आ गया, प्यारा सा न्यूमेरिकल है। क्या कहना चाह रहा है वो, यदि वायु में प्रकाश की गति इतनी है, तो सभी जानते हैं सी का मान जो है इतना ही होता है। तो एक ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक इतना है में प्रकाश की गति क्या होगी। देखिए मैं इसको याद आपको कैसे करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कभी भी हो, किसी का भी अपवर्तनांक दे दिया हो, तो उसका मान लीजिए उसी की चाल निकालना है। तो मान लीजिए ये एक्स है, कोई भी वस्तु रही है उसका चाल निकालना है, तो एक्स का जो अपवर्तनांक बनाया गया है कितना है, 3/2। तो उसी का 3/2 करेंगे, बराबर जो होगा हमें प्रकाश के सी के बराबर में रखना है। तो सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बटे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाएगा। बस ये तरीका हो गया उस वस्तु प्रकाश की गति उस वस्तु के अंदर, है ना, या उस माध्यम के अंदर। तो करेक्ट आंसर देखिए पहला ही हो गया। मेरी बात समझ पाए ना। इससे ऐसे आप सवाल लगा पाएंगे प्यार से, ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो उसी का उसका अपवर्तनांक तो एक्स का बटे 3/2 जो हो या अपवर्तनांक, वो बराबर प्रकाश की चाल। क्लियर। हाँ आगे, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या, अरे मर्द, चलो। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व और पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है या बाद तक दिखाई देता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। सीधी सी बात है, हम लोग पहले भी बात कर चुके थे। यदि साबुन के यदि साबुन यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, तो क्या होता है। ये प्यारा सा देखिए, बढ़िया बनाया हुआ क्वेश्चन है, और बनाएगा ही भाई, लेवल है तो। हाँ क्या बनाया है, दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। उसमें मैं बताऊँ, हाँ आगे वाला शायद यही है, छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है, यही है, ये है करेक्ट आंसर। देखिए क्या होता है ना, जो छोटा वाला, देखिए जो बड़ा है ऑलरेडी वो और ताकतवर हो जाएगा, जो छोटा है उसको मान लीजिए ये ताकतवर है, इस ये जो है इस पे दबाव बना लिया है ना, ये इस पे भारी पड़ गया, तो ये बेचारा क्या करता है, अपना हिस्सा इसमें देने लगता है। ये याद करने का तरीका है। तो छोटा वाला छोटा और बड़ा वाला और ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, आपतन कोण पर बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, आपतन कोण 45 के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है। देखिए आपतन कोण जब भी इधर उधर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनर्जी जो है आपतन कोण पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, परावर्तन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपतन कोण पर निर्भर ही नहीं करती है, सीधी सी बात है, खत्म। आपतन कोण, परावर्तन पे फर्क पड़ता है। प्रकाश की गति किस बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति सबसे कम, जो ज़्यादा मोटा होगा यानी सांद्र होगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा तो कांच ही है भाई। अब ये नहीं कि हमेशा आप कांच याद रख लें, ठीक है। अगर मान लीजिए कांच ऑप्शन में नहीं है, कुछ और दे दिया, और जल है, पारा है, कुछ ऐसा, तो उस हिसाब से आप आंसर करें, है ना। निर्वात में सर्वाधिक होता है, सभी जानते हैं, ध्वनि की नहीं होती इसमें एकदम से। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके, देखिए उसमें एनर्जी कितनी है, वो हम तारे के रंग से पता लगाते हैं, तो इसका ताप आंसर हो जाएगा। ठीक है, तारे के ताप से ही हम बता पाते हैं, और ताप क्या है वो उसके हम रंग से ही बता पाते हैं। निम्न में, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है या क्या चीज़ें हो रही हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर हमें विचार करना है। और कह रहा किससे मरीचिका, इनमें से किससे मरीचिका बनती है। तो स्थलीय तापन होता है रोड पे, वायुमंडल जो है इसका एक बड़ा प्रोसीजर होता है, मरीचिका बनती ही क्यों है, कैसे। क्योंकि वो जो भाप बनता है ना, तो एक लेयर बना लेता है, गर्म भाप और थोड़ा सा ठंडी भाप, उससे लेयर बनाता है, चाहे वो आपके
रेगिस्तान वाले क्षेत्र में हो या आपके रोड हाईवेज पर हो, प्रकाश का परावर्तन होता ही होता है, अपवर्तन भी होता है। और विवर्तन, विवर्तन से हमें लेना देना नहीं है यहाँ पे फिलहाल। लेकिन प्रकाश का परावर्तन ही होता है, अपवर्तन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब परावर्तित होता जाता है तो अधिकतम हो जाता है। तो सॉरी, इसमें मतलब नहीं, हमें पहला और दूसरे समय मतलब है। स्थलीय तापन तो होता ही होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अधिक हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस मरीचिका बन जाता है, यानी क्रांतिक कोण बन जाता है। क्रांतिक कोण, ये देखिए आ गए आइंस्टाइन, है ना, E = mc², है ना। इन्हें कहा गया भैया कभी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। M मतलब मास है, द्रव्यमान, और C मतलब प्रकाश का चाल। क्या बोल रहा है, अच्छा C की द्योतक पूछ ही लिया है, तो वो प्रकाश का वेग ही है ना, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड, त्वरण नहीं है, बताना है। निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? ये तो देखिए ज्योग्राफी से थोड़ा सा रिलेट करके क्वेश्चन आ गया। देखिए 21 जून में जो है हमारा क्या होता है, दिन और रात बराबर हो जाती है। एक्चुअली हमारे यहाँ वो सिचुएशन आ जाता है कि बड़ा दिन, या हम कहें तो सूर्य उत्तरायण हो चुका होता है। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बाद में बताएंगे कभी ज्योग्राफी के तहत। 165 वाले में देखते हैं, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि देखिए सोडियम जो है एक वर्णी प्रकाश है, और पानी की बूंदों के गुजरने पर भी ये अलग नहीं होता है ना, बरसात में भी दिखाई देने लगता है, देता है। तो इसलिए क्या होता है, सोडियम वाष्प लैंप का इस्तेमाल किया जाता है रोड पर, है ना, समझ गए ना। और आगे देखते हैं, ये देखिए धुआंधार रीजनिंग। खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, तो यही सही है पहला, दोनों सही है, और एक दूसरे ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ये भी भैया दुखी कर रखता है ना, कथन निष्कर्ष वाला। फिलहाल ये निष्कर्ष नहीं, कारण दिया था इसलिए सही था, निष्कर्ष होता ना तो गलत होता वो, ये इस चक्कर में ना रहिए। वहाँ निष्कर्ष लिखा होता, ये ध्यान से देखिए। मैं अगर रीजनिंग आप ध्यान देते होंगे तो यहाँ देखिए कारण दिया है, तो कारण सही है ना, इसीलिए तो इसको रखा जाता है, क्योंकि इसका जो है ये कारण है तो ठीक है। अगर निष्कर्ष होता तो पक्का गलत होता है, ये कथन होता और ये निष्कर्ष होता तो ये नहीं होता है, क्योंकि उससे कोई संबंध ही नहीं है। तो ये तो बाद में आप देखिएगा क्या फर्क पड़ता है कथन और निष्कर्ष में। हाँ, बरसात के दिन जल पर छोटी तैली परतों में चमकीले रंग दिखाई देने लगते हैं। तो जो चमकीला रंग बनने लगता है तो परिक्षेपण होने लगता है, फैलने लगता है, इसकी वजह से। तरणताल, स्विमिंग पूल की बात हो रही है, तरणताल, वाह। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, मैंने कहा था पहले भी, अपवर्तन वाली बात आने लगेगा तो भोंक दीजिएगा। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाला से मारने की कोशिश कर रहा है। देखिए अपवर्तन का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, जहाँ मछली दिखाई दे रही उसको ऊपर नहीं, ऊपर से मतलब नहीं है, पानी के ऊपरी सतह पर नहीं, मछली जहाँ दिखाई दे रही उसके नीचे। हाँ, क्यों, क्योंकि वो मछली अपेक्षाकृत अपवर्तन की वजह से ऊपर दिखाई देने लगती। तो करेक्ट आंसर आप जानते हैं, मछली जहाँ दिखाई दे रही है उसके नीचे मारना है। फोटॉन किसकी एक मूलभूत यूनिट, फोटॉन प्रकाश ही होता है, प्रकाश का एक भाग होता है, छोटे कण होते हैं प्रकाश के, वो फोटॉन होता है ना। अब विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किसके लिए की जाती है? क्या है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? कण की प्रकृति हम जब बताते हैं तो उसका हम वैद्युत प्रभाव देखते हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। विकिरण, विकिरण कण की प्रकृति की पुष्टि हम करते हैं किससे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से, ठीक है। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? प्रेस बायोपिया, इसे रिलेट करके हम लोग आए थे, तो थोड़ा सा देखिए इसमें इसका आंसर दोनों, इसमें देखिए क्या है, केवल सिलेरी केवल आइसलैंड, कह रहा दोनों रहेगा ये वाला, दोनों, यानी सिलेरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर करने लगता है, और आई लेंस के कमजोर होते हुए लचीलेपन के कारण ये चीज़ें होने लगती हैं,
है ना। सिलेरी मांसपेशियों धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और आई लेंस की जो आई लेंस है वो भी क्या होता है, ढीला हो जाता है। बस यही सीधी सी बात है। इसलिए क्या होता है, ब्रेस्ट बायोपिया हो जाती है, दोनों रोग हो जाता है। आमतौर पर वृद्ध व्यक्तियों में होता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा, काला ही तो दिखाई देगा यार। आप क्या पीला पूछना चाह रहे हो, ठीक है। एसएससी में पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा ना। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई क्या होगी। आभासी गहराई क्या होगी, आभासी गहराई कम होगी, वास्तविक गहराई तो ज्यादा है। आभासी गहराई क्या होगी, कम होगी, वास्तविक गहराई से कम ही होगी। क्यों, क्योंकि अपवर्तन की वजह से। अपवर्तन तो छा गया भाई, मानना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा एक सही है, सही ढूंढिए। कह रहा मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्तल तो नहीं, अवतल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए गलत हो गया। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण, दर्पण तो सभी लोग परावर्तक के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सही लग रहा है तो सही है, ये लगना क्या है आगे देख लेते हैं। उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत जगह पे आप देखेंगे परावर्तक के रूप में, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह भी इस्तेमाल में लाते हैं परावर्तन के लिए ही, जो नाई की दुकान में होता है, बार्बर की दुकान में, इसी वजह से। तो पहला दूसरा ही सही है इसमें। उत्तल आगे देख लेते, तो उत्तल दर्पणों को हजामत बनाने में नहीं, गलत है। हजामत वाले क्या होते हैं, अवतल लेते हैं, तो ये भी गलत हो गया। एनडीएम पूछा था, ये देखिए फैक्ट पूछ लिया भाई, इसको याद रखिए। किस साल में जो ओले रोमर है, रोमर ने ही क्या ढूंढा था, प्रकाश की गति को मापा था, है ना। तो 1676 में सबसे पहले रोमर ने इस पे बात की थी। एनटीपीसी में आया था 2016 वाले एग्जाम में। आगे क्या है, दो प्राथमिक रंग काल लाल और नीले के मिश्रण में कौन सा सेकेंडरी रंग बनता है। अच्छा देखिए, लाल और नीला मिलाएंगे, लाल और नीला मिला के हमारा रंग बनता है मेजेंटा। तो मेजेंटा और जेंटा भी याद रखिएगा, फालतू वाला रंग पता नहीं क्या। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि घर वापस हरा रंग हमारे पास आ जाएंगे, तो पहला ही सही है। देखिए यह हरे रंग का प्रकाश वापस हमारी आंखों पर परावर्तित हो जाता है, इसीलिए आ जाता है। अच्छा, एक से शुरू हो गया। चलिए अब जो हम लोग छोड़े थे 10 के आसपास, वो कंप्लीट कर लें। वीडियो लगभग ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, देखिए प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे, अभी फोटॉन से रिलेट करके क्वेश्चन आया ही था। और आगे बात करें हम लोग, क्या करें, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई वनडे एग्जाम में। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं कि अनुप्रस्थ बताएं, कि अनुदैर्ध्य बताएं, कि अनुप्रस्थ बताएं। भैया अनुप्रस्थ ही बताओ ना। अनुप्रस्थ तरंग मतलब जो सीधी चलती चली जाए, अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य मतलब जो इधर उधर टहलती उलती जाए, है ना। तो क्या होता है, वो अनुदैर्ध्य हो जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा, तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है, प्रकाश तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत गति नहीं, है ना। तो जो प्रकाश का तरंग का सिद्धांत देंगे वो महोदय देंगे हाइगेंस। न्यूटन के बारे में हम लोग बात कर ही लिए थे, है ना। और बाकी माइकल फैराडे तो आप जानते हैं, है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, तो पंखा वगैरह तो आप जानते ही हैं। कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायता होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो उसमें जो है ध्रुवीकरण रहता है, सीधे सीधे जा रही है एक ही फोकस में, ध्रुव के जैसे, तो ध्रुवीकरण। तो हम बता पाते हैं भैया ये क्या है, अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ मतलब एक साथ सीधा। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुम्बकीय क्वालिटी है, ये मैक्सवेल ने बताया था भाई, प्रकाश के बारे में, है ना। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में उन्होंने बताया था, यंग ने, है ना। न्यूटन के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग बात कर लिए थे। और अगर अब स्नेल ने भी अपवर्तन से संबंधित चीजें बताई थी, तो उसने क्या बताया था, जैसे अनुपातिक वैल्यू बताया था कि साइन
θ1 का अपॉन sin θ2 का जो अनुपातिक वैल्यू होती है उसके परावर्तन n1/n2 के बराबर होती है। तो ये भी अपवर्तन से संबंधित चीज़ों को बताए थे। लेकिन चुंबकीय स्वरूप मैक्सवेल, वेग रोमर, है ना, और प्रकाश की तरंग सिद्धांत हाइगेंस। देखिए कितना ज़्यादा हमें प्रकाश से याद रखना है। ये तो फैक्ट वाली बात होगी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? विवर्तन मतलब फैलता है। तो ये देखिए ग्रैलमाल्डी, ये याद रखेंगे, ग्रैलमाल्डी ने बताया था सबसे पहले। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रतिपादित, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ले एक और आएगा भाई। तो विद्युत प्रभाव आइंस्टाइन ने दिया था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। प्रकाश का विद्युत प्रभाव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, है ना। प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो है आइंस्टाइन ने दिया था। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? प्रकाश और ध्वनि में देखिए भाई ऐसा है, ध्रुवण प्रकाश और ध्वनि में बोल रहा है दोनों में नहीं होता है ना। तो ध्रुवण ही तो नहीं होता है, क्योंकि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य ध्रुवण की वजह से अनुप्रस्थ होता है, और ध्वनि का मतलब क्या भैया, इधर उधर टहलता हुआ चला जाता है ना, तो इसलिए क्या है, वो अनुदैर्ध्य है ध्वनि वाली। तो यही नहीं है, बाकी विवर्तन होता है दोनों में, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, लेकिन ध्रुवण नहीं होता। ध्रुवण सिर्फ प्रकाश में है, ध्वनि में नहीं होता है ना। आगे क्या है, किसी अवरोध की कोर या किनारे के प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो यहाँ विक्षेपण हो जाता है, उसे हम कहते हैं विक्षेपण। सॉरी विवर्तन होता है, वहां से अलग हो जाते हैं। विवर्तन, किसी अवरोध के कोर या किनारे से प्रकाश जो मुड़ता है उसे हम विवर्तन कहते हैं। बस चलिए अब लास्ट आ ही गया। निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो तरंग प्रकृति के बारे में हम लोगों ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे। तो व्यतिकरण का सिद्धांत होता है, ठीक है। व्यतिकरण से हम तरंग की प्रकृति के बारे में हम जान पाते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण कैसा, उसकी प्रकृति आमतौर पर कैसी होती है? तो देखिए तरंग एवं कण दोनों के रूप में इसकी प्रकृति जानी जाती है, तरंग और कण के रूप में। आगे, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना, तो वो क्या होता है, परावर्तन होता है ना, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें कैसी हैं, अनुप्रस्थ है। अभी थोड़ी देर पहले यही बात हुई थी। तो ठीक है, ये भी आपका यही कंप्लीट हो गया है ना। तो कैसा लगा वीडियो, कितना टाइम हो गया? ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी तो पौना घंटा ही हुआ है। लेकिन हाँ, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन कलेक्शन थे, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और ये आपको याद रहेगा। और यदि आप लास्ट तक देखें तो सीधी सी बात है, आपको डेफिनेटली लाभ होने ही वाला है ना, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं तो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे विजिट करिए, सब्सक्राइब रखिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए और मोटिवेट रखिए मुझे, है ना। कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो आपको, है ना। बड़ी समस्या होती है, मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेट करते हैं। व्यूज़ वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।